वेलकम फ्रेंड, युक्ति आइस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 6 जनवरी है तो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर में आप लोग के लिए पीटी मेंस और इंटरव्यू और इन कौन कौन से न्यूज़ को कवर किया गया है जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एस्पिरेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम आप लोग फिल करते हैं गवर्नमेंट कम्पिटिटिव एग्जाम, उसमें पीटी फैक्ट कौन कौन से न्यूज़ को कवर किया गया उसको भी हम लोग आगे देखते हुए बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप युक्ति आइएस के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में महत्वपूर्ण सुझाव के साथ साथ जो भी प्रश्न पीटी के पूछे जाते हैं उसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। और साथ ही साथ ऐप डाउनलोड कीजिएगा आप लोग युक्ति आइएस का। गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर दोनों जगह अवेलेबल है। तो ऐप डाउनलोड करते हैं तो यहाँ पर बहुत सी चीज़ें आप लोग को अवेलेबल है। टेस्ट सीरीज है, बहुत लो प्राइस से स्टार्ट होता है 99 से लेकर 1999 तक, जिसमें आपको 150 से लेकर लगभग 2185 टेस्ट का सेट मिलता है, जो आप किसी भी एग्जाम में आप जो यूपीएससी दे रहे हो या स्टेट पीसीएस में बीपीएससी, यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, झारखंड जेपीएससी, उत्तराखंड पीसीएस, राजस्थान पीसीएस, जितने भी हिंदी स्टेट पीसीएस है उसका आप टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। साथ ही साथ जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप लोग फिल करते हैं जिसमें एसएससी हुआ, बैंकिंग हुआ, रेलवे हुआ, उसका भी टेस्ट सीरीज, यूजीसी नेट का आपको टेस्ट सीरीज यहाँ पर दे सकते हैं। सभी चीज़ें आप लोग को अवेलेबल है, बस एक बार विजिट कीजिए, युक्ति आइएस को देखिए। साथ ही साथ टारगेटेड बैच भी आप लोगों का पीडीएफ कुछ कुछ प्राप्त होता है, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या वन स्टॉप सॉल्यूशन युक्ति आइएस लेकर आया है। तो आप जरूर इसमें शामिल होइए और देखिए। और कुछ सुझावों के साथ चीज़ें बदलाव हो रही है, तो उसको थोड़ा सा ऐप पर जो चीज़ें अपडेट हो रही है तो उसमें आप लोग योगदान दीजिए और सभी लोग रिव्यू ज़रूर दीजिए। जैसे पीडीएफ को लेकर कुछ मांगे गया था, 2-3 लोगों का आया रिव्यू है, तो देखिए आप लोग रिव्यू दीजिए कि हाँ इसमें क्या सुधार किए जा सकते हैं, इसमें क्या आप लोग को बेहतर लग रहा है। जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कम शब्दों में अधिक चीज़ें देने का, क्या वो आपके लिए उपयोगी बन रहा है? क्या आपने ऐसा कभी ऐसा मटेरियल कहीं और देखा है या इससे भी इनरिच चीज़ों को किया जा सकता है? तो हम लोग उसको करेंगे। और देखिए जो एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं उसके बिहाफ में, ऐसा नहीं कि कोई सीमा नहीं है पीडीएफ का अपडेशन पर, जो एग्ज़ाम ओरिएंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसको ध्यान में रखा जाएगा। तो चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं, देखिए बहुत महत्वपूर्ण आज बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़ आप लोगों के लिए है, जिसमें आप क्या करना है कि कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके लिए बहुत ही एग्ज़ाम ओरिएंट चीज़ों को कवर करता है, जिसमें पीटी के पेपर 1, 2, 3 तक आपको कवर कर रहा है। तो उस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। उससे पहले कुछ न्यूज़ है, अपडेट घटना हो, उस पर हम लोग चर्चा कर लेंगे। जैसे पारसनाथ में पर्यटन को लेकर विवाद चल रहा है ना, गतिविधियों को लेकर, उसमें केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है कि जो गतिविधि होने वाली थी जिसको टूरिज्म एक्ट के तहत गतिविधियों को रोक लगा दी गई है। जो प्रसिद्ध जैन धर्मावलंबी से पार्श्वनाथ जो स्थल है उसमें टूरिज्म गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। और पर्यावरण वन जो जलवायु मंत्रालय है, परिवर्तन विभाग है, उसके द्वारा क्या किया गया है कि आदेश जारी करके बोला गया है कि जो पारसनाथ समेत शिखर है का पर्यटन क्षेत्र घोषित करने के अवैध में जैन समाज व्यापक आंदोलन के बाद इको सेंसिटिव जोन घोषित किए जाने के आदेश को वापस ले लिया है। तो मैंने पहले भी आप लोगों को इस सब चीज़ों पर चर्चा कर चुका हूँ, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। तो 2-3 चीज़ें याद रखिएगा। पहले तो इकोसिस्टम जो है, सेंसिटिव जोन क्या होता है, इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ये सब बहुत बड़ी बात चीज़ें नहीं है। जो लोग नए हैं वो भी आप लोग गूगल पर सर्च कर सकते हैं, बस आपको थीम समझना है। मैंने पहले भी चर्चा पर्यावरण के संदर्भ में सब चीज़ें की है। बफर जोन क्या होता है, इकोसिस्टम क्या होता है, फिर उसके बाद जो पर्यावरणीय गतिविधियों के क्षेत्र कौन कौन से होते हैं, कहाँ हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, सभी डायग्राम पर हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं। तो चलिए यहाँ से पहले आपको 2-3 चीज़ें प्रश्न आपका उत्तर देना, उसके बाद हम लोग आगे बढ़े। पहला प्रश्न आपको यहाँ से देना है कि जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हैं, उनके विचार कौन कौन से हैं, उनके सत्य किस रूप से जाना जाता है, जो आर्य सत्य उनको बोला जाता है ना, वो सत्य क्या क्या है। उसके बाद पारसनाथ से संबंधित, पारसनाथ जो समेत पर्वत है ना उसमें संबंधित कितने जैन मुनियों का, जैन मुनि संबंधित है समेत शिखर से। पारसनाथ समेत शिखर जिसको बोला जाता है उससे कितने जैन
जो तितकर है संबंधित है। याद रखिएगा, ये सब चीज़ें आप लोग को अपडेट हो जाने चाहिए। सम्य शिखर की भौगोलिक स्थिति प्लस उसकी भौगोलिक स्थिति के साथ साथ उसकी ऊंचाई क्या है, समुद्र तल से उसकी ऊंचाई कितनी है, तो ये सब चीज़ें आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, इस पर बहुत कुछ दिनों से आप लोगों को चर्चा सुनने को मिल रहा होगा समेत शिखर। मैंने कल इस पर चर्चा भी किया था, कल लास्ट के वीडियो में, कि क्यों जरूरी है। देखिए, आज मैंने कल बताया था ना आपको कि और धर्म पंथों में पर्यटन को लेकर विचारधारा कुछ और ही है, पर यहाँ पर जैन के मामले में पर्यटन और इकोसिस्टम को लेकर विचार कुछ और ही होता है। क्योंकि वो क्या कहते हैं, वो आपको इस प्रकार के, जैसे शराब मदिरा, शराब की बिक्री, सेवन, पूर्ण प्रतिबंध की बात करते हैं, और पवित्रता की, तीर्थ स्थलों की पवित्रता की बात करते हैं। अब इकोसिस्टम या टूरिज्म सिस्टम अगर डेवलप किया जाएगा इन क्षेत्रों में, मान लीजिए समेत या झारखंड का क्षेत्र है, यहाँ समेत शिखर है, मान के चलिए, अगर इसके आसपास क्षेत्र में मान लीजिए ये समेत शिखर है, इसके आसपास को पर्यटन क्षेत्र घोषित कर, पर्यटक लोग आएंगे, पर्यटक लोग देसी विदेशी दोनों होंगे ना। तो देसी तो चलिए ठीक है, फिर भी चलिए माना जा सकता है, भारतीय संस्कृति या भारतीय पर्यटन के संदर्भ में, भारतीय आदर्शों के संदर्भ में कुछ चीजें कंट्रोल कर सकता है। पर विदेशी जब पर्यटक आएंगे तो देखिए, इकोसिस्टम डेवलप होने के लिए हमें इंटरनेशनल, आपको है ना, पर्यटन के संदर्भ में चीजें डेवलप करना पड़ेगा। तो इनके लिए बहुत सी चीजें जो रहन सहन का, उनका जो दैनिक जीवन में आता है, मदरा, ये सब चीजें आती है, बियर आता है, तो ये सब का प्रोवाइडेशन करवाना पड़ जाएगा उस क्षेत्र में। जैसे आप कहीं भी देखिएगा इकोसिस्टम में, जहाँ पर पर्यटन सॉरी, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए काम किया गया, तो विदेशियों के लिए एक विशेष काउंटर ही बनता है, विशेष क्षेत्र बनता है, ताकि जो सैलानी आए, विदेशी सैलानी, उनका सभी सुख सुविधाएं दी जाए। इसी के संदर्भ में लेकर बातें, चीजें उभरी। तब देख के भारतीय भी कुछ चीजें यहाँ पर होंगी, यहाँ पर जो पर्यटन के क्षेत्र में लोग जाते हैं, जहाँ भी घूमने जाते हैं, वहां पर देखते हैं उनके क्रियाकलाप में बदलाव आता है, जिससे मैंने कल आपको बताया था, इनके मूल तत्वों में कहीं ना कहीं दखल अंदाजी होगी, इनकी आस्था के साथ छेड़छाड़ होगा। इसी को ध्यान में रखकर इनके द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा है। तो ये सब चीजें आप लोग को ध्यान में रखना, और उसी को मानते हुए चीजें है ना वापस ली गई है। और जो भी है संपदा को लेकर, छेड़छाड़ को लेकर प्रतिबंध लगाए जाए। पारसनाथ शिखर कैंपिंग, ट्रैकिंग, देखिए पूरी तरह रोक लगा दी गई है। देखिए, कैंपिंग, ट्रैकिंग पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। और जो जो उनकी मान्यता है ना, उनका थोड़ा सा अभी चीजों को लेकर विभाग भी सजग हुआ, और एक कमेटी के गठित करने की बात की गई है, जिसमें है ना आपको पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत निगरानी समिति इको सेंसिटिव जोन की अधिसूचना का प्रावधानों को सख्ती से अनुपालन कराने के लिए गठित की गई है, और उसके संदर्भ में बातें की जाएगी। तो इतना ही ध्यान रखना है कि इस जो क्षेत्र को 2019 में इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया था। तो ये प्रश्न आपको पीटी में पूछ सकता है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, जो चीजें ज्यादा नहीं है उस पर हम लोग विचार नहीं करेंगे, ज्यादा चीजों को लेकर नहीं चलेंगे, जो इंपॉर्टेंट है उसको और भी हम लोग बेहतर तरीके से करेंगे। देखिए, हल्द्वानी में अतिक्रमण पर अभी नहीं चलेगा बुलडोजर, ये जो याचिका है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मान ली गई है, और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है तत्काल पहले आप पुनर्वास की व्यवस्था कर लीजिए, उसके बाद जो करना है करते रहिएगा, जो भी आपके विधि के शासन के अनुरूप होगा। तो देखिए, घटनाक्रम ये समझिए कि हाईकोर्ट ने क्या दिया था। पहले हाईकोर्ट ने बोला था कि, माननीय जो हाईकोर्ट है उत्तराखंड के, उनके द्वारा बोला गया 20 दिसंबर को दिए गए आदेश में, हल्द्वानी जो उत्तराखंड में है, आपको रेलवे को 29 एकड़ जमीन के अवैध कब्जा पर अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया गया, अवैध कब्जा पर। तो हाईकोर्ट ने कहा था कि लोगों के जमीन खाली करने के लिए 1 सप्ताह का नोटिस दे, इसके बाद जमीन खाली कराए। 1 सप्ताह का नोटिस अर्थात 7 दिन का नोटिस दे, ठीक है ना। तो जरूरत पड़े तो प्रशासन को अवैध अर्धसैनिक बलों की भी मदद ली जा सकती है। तो यहाँ पर खास जो आदेश दिया गया था ना, अब क्या कारण था, किस रूप से यह दिया गया था, इसकी रूपरेखा अब स्वयं उत्तराखंड के जो जज हैं, जो आदेश दिए, वही निर्धारित कर सकते हैं ना, कि
आपने नोटिस में, उनके आदेश में बोल दिया जरूरत पड़े तो प्रशासन और अर्धसैनिक बलों की भी प्रयोग कर सकते थे। क्या नीति रही थी, किस प्रकार से इंटरप्रिटेशन हुआ था, इनकी मंशा को समझा जा सकता है, ठीक ना। तो यहाँ पर बातें यहाँ पर समझने वाली होगी कि पब्लिक जो प्रीमिसेस एक्ट जो का मामला है अदालत में विचाराधीन था उस समय, अर्थात सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन था कि किस रूप से इसको हेडन मेटन करना। बेदखली के आदेश के लिए 50,000 लोग यहाँ इस क्षेत्र में रहते हैं, एक दो की संख्या नहीं है। और मैं अभी आगे चर्चा करूंगा ये क्यों इतना अमानवीय कृत सामने आ गया, ये सब चीजें समझने वाली बात है। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल है ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि जमीन पर सर्वे और डिमार्केशन सब हो चुका है, उसके संदर्भ में अवैध कब्जेदार है लगभग 4365 कब्जेदार है। तो ठीक है, आपके अनुसार कब्जेदार है, और जो 50,000 लोग रह रहे हैं, किसी भी खास पंथ किसी भी धर्म विशेष से लोग वहां रह रहे हैं, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए हैं, तो इसका मतलब केवल एक कानूनी आदेश से क्या उनके सारे स्वप्नों को एक साथ 7 दिनों में ही चकनाचूर कर दिया जाएगा। सरकार इसलिए लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को विकसित करती है। तो आपसे यहाँ प्रश्न पूछा जा सकता है, इंटरव्यू में प्रश्न पूछा जाएगा या मेंस में इससे प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है कि ऐसा क्या कारण है जिसमें इस प्रकार के हालात नजर आते हैं या उभर कर सामने आते हैं, जिसमें एक भूमि पर कब्जा जमाते हैं, ठीक ना, कब्जा जमाता है कोई व्यक्ति विशेष, लंबे अंतराल से रहने लगते हैं। यहाँ पर दिया गया 20 से 50 साल तक लोग वहां पर रहे हैं, तो जाके ये स्थिति उत्पन्न हुई है। तो सोच के देखिए, किसी जमीन पर आप रह रहे हैं, कोई व्यक्ति विशेष, उस पर सारे सरकारी दस्तावेज उसको प्राप्त होते हैं, जमीन का आपको मोटेशन वो कराए रहता है, साथ ही साथ बिजली बिल और भी सुविधाएं जो नगर पालिका सुविधाएं या नगर निगम से जो भी सुविधाएं है वो लिए रहता है। उसके बाद अचानक एक हाईकोर्ट में मान लीजिए कोई विकास आप करवाते हैं, रेलवे ट्रैक बन रहा है या कोई और भी भूमि, मान लीजिए कोई भी ऐसे, जैसे पटना का भी आप मामला ले सकते हैं, राजीव नगर का, और भी एमपी का ले सकते हैं केस स्टडी के तौर पर। तो कोई भी क्षेत्र इंडिया का आप मान लीजिए, वहां पर इस प्रकार के विकास के नाम पर अचानक आपको क्या किया जाता है कि अवैध कब्जा घोषित कर दिया जाता है, अवैध कब्जाधारी बना दिया जाता है। उसके बाद कुछ दिनों के नोटिस पर उसे हटाया जाता है। बात सब समझ में आता है। चलिए मान लिया जाए कि जो परिवार है कब्जेदार है, अवैध कब्जा किया है, तो 60 साल तक, 50 साल तक, 40 साल तक, 30 साल तक, 10 साल तक या 5 साल तक प्रशासन क्या कर रहा था? सबसे बड़ा सवाल निशानियां ये है, प्रशासन क्या कर रहा था? राजीव नगर के जो मामला था पटना का, जिस पर मैंने न्यूज कवर किया था, उसमें साफ स्पष्ट तौर पर आया कि वहां पर प्रशासन की मिली भगत के आधार पर कब्जादारी हुआ था, जमीन बेचा गया था। जमींदारों जो दलाल होते हैं, जमीन के दलाली करते हैं, अर्थात खेर ब्रोकर्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि जमीन को खरीद फरोख्त करते, जिसमें प्रशासन को एन केन प्राकृत तरीके से उनको मोटिवेट किया जाता है पैसा देकर, और उसके बाद उनसे कोई जमीन है ना बेच दिया जाता है जो व्यक्ति को, और वो तब तक इस पर कुछ बोलचाल नहीं करेगा वो प्रशासन, जब तक न्यायालय या तो किसी इसी प्रकार के कोई विकास काम नहीं आता। तो अचानक ये फिर उसके बाद प्रशासन, वही प्रशासन जो कभी इस प्रकार के संतुलितता में था, तो उसे क्या करता, अवैध कब्जा के लिए आता अर्धसैनिक बल, और इस प्रकार से लोगों को बाहर करने को कोशिश करता है। तो मानवीय स्तर पर पहले तो न्यायालय को ये सोचना चाहिए सबसे पहले कि इस प्रकार की घटनाएं होती ही क्यों है। सबसे पहले ये समझ, मान लीजिए आपके पास इतना जमीन है, रेलवे का पूरा इंडिया का ये जमीन है, रेलवे का मान लीजिए इतना जमीन है, मान के चलिए, और इसमें कोई बसावट आपका क्षेत्र आ रहा है, तो क्यों आ रहा है? सबसे पहले तो ये ढूंढने का प्रश्न जरूरत है। उसके बाद हम आगे की चीजें प्रोसेस करें। क्या इसमें प्रशासन या तो जो संबद्ध मंत्रालय है उसके लोग जुड़े हुए हैं इस प्रकार की घटनाओं में करने के डिस्प्यूट बढ़े, उसके बाद इसके लिए मुआवजा तकनीक को डेवलप किया जाए। तो ये सब चीजें आपको समझनी होगी। इस सब चीजों को लेकर हम बढ़ेंगे आगे, और आगे मैं पहले भी पीछे भी चर्चा कर चुका, राजीव नगर के मामले में जो हुआ घटना हुआ था, वहां पर क्यों प्रशासन इस प्रकार की घटनाओं को आंख बंद करके देखता है और अचानक इस प्रकार के अमानवीय भूल करता है। तो यहाँ पर देखिए, अब है कि सुप्रीम कोर्ट में आया तो इनके द्वारा बोला गया कि पहले हमको प्रक्रियाओं की जांच करनी है। तो यहाँ पर कितनी भी कोशिश कर लिया जाए, प्रशासन अपनी गलतियों को नहीं मानेगा, और आज न वो कल ये सब चीजें करवाएगा कि नहीं अतिक्रमण है और इसको हम पुनर्वास देंगे।
तो हमारे यहाँ भूमि लैंडिंग के संदर्भ में, भूमि प्रवासन के संदर्भ में क्या ठोस निर्णय है, ये भी सोचने वाली बात है। तो मैंने राजीव नगर के मामले में चर्चा किया था, तो आप उसे जाके वीडियो को देख सकते हैं, ठीक ना। चलिए, वेरी गुड। चलिए, आप सब चीजों को कवर करना है। चलिए, एक और चीज देखिए, यहाँ पर एक नया अपडेट आया है, इसे भी आप लोग जरूर जानिएगा कि विदेशी विदेशी जो विश्वविद्यालय है देश में खोल सकेंगे अपने कैंपस। नई शिक्षा नीति के तहत यह प्रावधान किया गया था, और यही सब चीजें नई शिक्षा नीति को, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अलग करती है। तो चलिए, सबसे पहले एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, अब तक कितने एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी है, और कब तक, कब कब आई है, किनके शासनकाल में आई है, और उसमें शिक्षा मंत्री कौन कौन थे, ये भी आप लोग को बताना है। ये क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। देखिए, होता क्या है कि भारतीय छात्र अमेरिका, ब्रिटेन सहित दूसरे देशों में जा रहे, पलायन कर रहे हैं। थामने से विश्व स्तरीय शिक्षा का हब बनाने की दिशा में केंद्र सरकार क्या का अहम कदम इसे मानता है। क्यों मानता है? जो हमारा ब्रेन ड्रेन हो रहा है, अर्थात जो हमारा ब्रेन का जो ड्रेन हो रहा है, बाहरी जा रहा है, जैसे हम लोग का वेल्थ ड्रेन होता था ना आज़ादी से पहले, वैसे वर्तमान में ब्रेन ड्रेन हो रहा है कि विदेश लोग के जो विदेशी प्रलोभन के संदर्भ में या स्कॉलरशिप के संदर्भ में, या तो अच्छी शिक्षा के नाम पर लोग भारत से बाहर तो चले जाते हैं, पर उनकी वापसी बहुत कम रह जाती है कि वो वापसी करें। तो ये जो समस्या एक लंबे अरसे से था हमारा शिक्षा में या ब्रेन ड्रेन का, उसको समाप्त करने के संदर्भ में ये कार्य किया जा रहा है, और यह करना भी चाहिए था, सरकार को पहले करना चाहिए था कि इस प्रकार की इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाए कि भारतीयों के जो भी सक्षमता है उसको हम ना अपने देश के लिए लागू करवा सके। हाँ, बहुत से ऐसे लोग हैं फिर भी जाएंगे तो कोई समस्या नहीं है, उनको इतना प्रलोभन दिया जाए, इतना उसको सुख सुविधाएं दी जाए, जो विदेश में मिलता है उसको भारत में दिया जाए, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए। तो सरकार पहले से ये सब चीजें करनी चाहिए थी। इस प्रकार जो क्यों हम अमेरिका और ब्रिटेन सहित अन्य देशों में जाते, इसलिए जाते हैं कि हमारे पास वैसा शिक्षा व्यवस्था नहीं, वैसे तकनीक डेवलपमेंट नहीं है, वैसा सपोर्ट सिस्टम नहीं है, इसलिए नहीं जाते हैं। स्कॉलरशिप, मान ले किसी को 1 करोड़ का स्कॉलरशिप मिलता है, 5 करोड़ का मिलता है, 10 करोड़ का स्कॉलरशिप मिलता है ना। और यूनिवर्सिटियां क्या करती है, यूनिवर्सिटियां वो अच्छे से प्रोवाइड कराती है। हाल ही में एक आप देखे होंगे, कोई बिहार का कोई एक बच्चा था जिसने हैक कर लिया था आपका गूगल का कुछ साइट, हैक करके उसका बग निकाला था, अर्थात कुछ पॉइंट था जहां पर उसे ड्रॉबैक लगा। तो अमेरिका ने उसे जो गूगल था उसने क्या किया कि उसके 24 आवर के तहत उसे अपने देश में बुलाया और उसको सारी चीजें दिया, उसको एक अच्छा पैकेज दिया। तो सोच के देखिए एक्टिविटीज्म कितना यहाँ पर बढ़ा हुआ है कि अगर लगता है कि इसको विश्व का किसी देश से ऐसा नहीं कि केवल भारत के संदर्भ में, अन्य देशों में भी ऐसा उसको देखता है, गूगल आया उसकी ऐसी यूनिवर्सिटियां हैं, मान लीजिए कैम्ब्रिज अन्य विद्यालय में, कि वो टैलेंट को है ना एडॉप्ट कर लेता है कि तुरंत आइए आप मेरे यहाँ मुझे सेवा दीजिए, उसके लिए हर कीमत वो देने को तैयार रहता है। तो सोच के देखिएगा। और उस बच्चे को कोई वीजा नहीं था, कोई पासपोर्ट नहीं था, तुरंत 24 आवर में पूरा ऊपर से नीचे तक सिस्टम अपना वर्क करवाया और उस बच्चे को लेकर गया। तो सोचिए, यहाँ समस्या को समझिएगा कि हमारे यहाँ ये इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सपोर्टिंग सिस्टम नहीं है हमारे यहाँ। तो इसलिए भारतीय जो छात्र है विदेशों में जाना चाहते हैं। अब देखिएगा, यहाँ पर बहुत से ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज है जहाँ पर इंजीनियर तो बन जाते हैं, कागजी उनको डिग्री तो मिल जाती है, पर ज्ञान उनको नहीं है, छोटा सा ज्ञान उनको टेक्निकल क्षेत्र में नहीं है। तो यहाँ सब चीज़ों को समझना, मेडिकल में ऐसे ही देखने को मिलता है। और अन्य क्षेत्र ऐसा नहीं कि उसमें बहुत से छात्र ऐसे हैं जो गोल्डन है, वो काम करते हैं, पर उन छात्रों का क्या होगा, ऐसे भविष्य को निर्धारित करने के लिए बहुत जरूरी है कि हम क्या करें, प्रतिस्पर्धा को कॉन्सेप्ट को लाए, भारतीय शिक्षण और विदेशी शिक्षण। जब तक नहीं होगा, इसमें प्रतिस्पर्धा नहीं होगा, उनको लेकर नवाचार नहीं होगा, तो ये सब चीजें सुधरेगी नहीं। तो यह बहुत ही बेहतर कदम होगा आने वाले समय में। और क्या करें, कोई भी अगर मान लीजिए विश्वविद्यालय लेगा उस शिक्षण संस्थान के लिए, तो 10 साल के लिए पहले अनुमति लेगा, उसके बाद जो भी समस्याएं होंगी आगे बढ़ाया जाएगा, आगे काम किया जाएगा। चलिए, तो ये सब चीजें आप लोगों को होगा। अब यहाँ पे एक चीज और याद रखिएगा,
यूजीसी के जो चेयरपर्सन है जगदीश जो कुमार है, एम जगदीश कुमार, उनका ये कदम राष्ट्रीय नीति के तहत, जो शिक्षा नीति आई है उसके तहत देश में गुणवत्तापूर्ण विश्वस्तरीय शिक्षा मुहैया कराने के लिए उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। और चालू शैक्षणिक जो सत्र है, ये जो चालू शैक्षणिक सत्र है उसमें क्या करेगा, इसमें 4.5 लाख छात्र उस शिक्षा के लिए दूसरे देश में गए थे। वर्तमान जो शिक्षा का चालू सत्र उसमें बताया गया आंकड़ा कि 4 लाख से अधिक लोग हैं उस शिक्षा के लिए दूसरे देश दे गए। और इस अनुमानित में लगभग 28 से 30 बिलियन डॉलर खर्च होता है इस पढ़ाई में। तो सोचिए अगर भारत में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा जहाँ पर वैसी सुविधाएं भारत में दी जाएगी, और आज न कल तो ये करना ही है ना, भारत में हमें ऐसे विश्व स्तरीय शिक्षा संस्थानों का स्थापना करना होगा जहां पर केवल शिक्षण गतिविधियों को डेवलप किया जाएगा और विश्व स्तरीय मानक को तय करते हुए शिक्षण संस्थान दी जाएगी। तो हम लोग लगभग 28 से 30 बिलियन डॉलर का खर्च तो बचा सकते हैं ना। ये सब चीजें समझिएगा, इसके दूरगामी परिणाम होंगे, ये सब चीजें हम लोग को ध्यान में रखना है। देखिए आज का सबसे इम्पोर्टेंट आपको पीटी मेंस और इंटरव्यू ओरिएंट आपको प्रश्न आने वाले एग्जाम के लिए ट्रिपल स्टार रखिए, यहाँ से प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा। पीटी के स्तर पर तो होगा ही होगा, मेंस के भी स्तर पर आपको प्रश्न यहाँ से दिख जाएंगे। तो वेट कीजिएगा, वॉच कीजिएगा, चीजें आपको आने वाले एग्जाम में जरूर नजर आएगा। जो चीजें मैं गेस करता हूँ कहीं ना कहीं वो जरूर आपको टैली कर रहा है, तो आप लोग विश्वास के साथ इनको कवर कीजिए ताकि एग्जाम में प्रश्न न छूटे। बहुत से बातें बहुत तरीके से लोग कहेंगे, पर आप में बुद्धिमत्ता यही होनी चाहिए कि शांति से पढ़िए, ठीक ना, और समग्रता से पढ़िए, और साथ में कंटिन्यूटी बनाए, निश्चितता बनाए रखिए, निरंतरता बनाए रखिए, ताकि आप में न लगातार सुधार हो। और जिस फॉर्मेट में मैं काम करा ना, थोड़ा दिन कुछ महीने तो वेट कीजिए, आपकी सफलता आपके हाथों में नजर आने लगेगी, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होने लगेगा। लगातार आप उन चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ सकिएगा कि नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, क्या आप लोग को दे रहा हूँ। आप आज जहाँ है 2 महीने बाद अपना आकलन कीजिएगा आप कहाँ हैं, 6 महीने बाद आकलन कीजिएगा आप किस स्तर पर पहुँच गए। और जब एग्जाम होगा ना, आप स्वयं निर्धारित कर लेंगे मेरा एग्जाम, जिस दिन एग्जाम देकर आइए मेरा सिलेक्शन पीटी में हो रहा है, मेंस में हो रहा है, इंटरव्यू में हो रहा है। जो फॉर्मेट हम लोग लेकर आए हैं वो आपके लिए उपयोगी है। अब ये क्यों उपयोगी है देखिएगा, कैसे आपको इससे यूज होगा, क्या ये प्रश्न बनेगा नहीं बनेगा, मैं अभी बताता हूँ। और आप लोग भी सोचते होंगे सर कैसे ये बता दें ये प्रश्न आने वाले एग्जाम में होगा। आप चीज़ों को देखिएगा। पहले तो आप याद रखिएगा, ये यूपीएससी के जीएस पेपर 1, 2, 3 में कवर करने वाला है। सभी एक में पूछ सकता है, 2 में भी पूछ सकता है, 3 में भी पूछ सकता है। अब कैसे पूछेगा, जल जीवन मिशन, सतत भूजल प्रबंधन, यूट्रोफिकेशन और स्वच्छ भारत मिशन, खाद्य सुरक्षा, जल प्रबंधन, ये सभी टॉपिक इन तीनों टॉपिक में कोऑर्डिनेट है। हालांकि 2 और 3 देखिएगा, और +1 से भी आपको कोऑर्डिनेटेड है। तो ये ध्यान रखिएगा, आप तीनों जगह से यह प्रश्न आपके इस टॉपिक से कोऑर्डिनेट हो जाते हैं। टॉपिक जो भी है तो आपको उस पर ध्यान रखना है। साथ ही साथ इस टॉपिक से संबंधित मैंने 3 नवंबर 2022 को संयुक्त राष्ट्र विश्व जल रिपोर्ट की चर्चा की थी। जाके आप लोग वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ा होगा, आप लोग जाके देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने इस टॉपिक से संबंधित कुछ बातें पहले किया था, और उस दिन बताया था कि जल संसाधन को लेकर, जल संरक्षण को लेकर जल्द ही सरकार कुछ निर्णय लेगी, क्योंकि स्थितियां उनके हाथ से धीरे धीरे निकल रही है। अगर अभी हम समय नहीं बचा, अभी सही समय पर सही निर्णय नहीं लेंगे तो हम क्या होंगे, विषम परिस्थिति की ओर जाएंगे, और जहां पर सरकार क्या व्यक्ति विशेष भी कुछ नहीं कर पाएगा। तो यह ध्यान रखने के लिए मैंने उस दिन नीति रिपोर्ट के उस रिपोर्ट की चर्चा की थी जो भविष्य हमारा भारत के शहरों का भविष्य बताता था। तो मैं उसी दिन आप लोगों को गेस किया था सरकार बहुत जल्द कुछ करने वाली है, और ये आपको 2 बार में इस पर मैंने विजन जो 2047 इस पर चर्चा भी बताया था कि इस प्रकार के जल संरक्षण से संबंधित कुछ चीजें होंगी। देखिए सरकार कल इसे कर दी है। अब ध्यान रखिएगा इसे आप लोग, क्या है कि कल जो है देश में शहरीकरण की बढ़ती रफ्तार मद्देनजर जल संरक्षण ज्यादा गंभीरता से सोचने की जरूरत है। सबसे पहले जितना जल्दी शहरीकरण बढ़ेगा
हमारी आवश्यकताएं जल को लेकर उतनी ही उन्नत होगी, उतनी ही प्रबल होगी। पर संसाधन, जल संसाधन सीमित है, तो जो भी जल है उसका बेहतर जब तक हम लोग प्रबंधन नहीं करेंगे तब तक ये समस्या से निजात नहीं पाएंगे। और 3 नवंबर में यही मैंने आप लोग को बताया था, लगातार शहरीकरण का दौर बढ़ रहा है, विकास बढ़ रहा है, तो मांग भी बढ़ेगा। तो मांग क्या 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 चीज का बनेगा, आपको जल का मांग उसमें तो रहेगा ही ना, जल संसाधनों का। तो यहाँ पर चीजें समझने की जरूरत है। और वाटर विजन 2047 के उद्घाटन समारोह में वर्चुअली ये इनके द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था, संबोधित किया गया था, जिसमें जल जीवन मिशन के विकास का मानक बनाते हुए कहा कि इस दिशा में कई राज्य बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मैंने आप लोग को लगातार इससे प्रश्न पूछता हूँ, जल जीवन मिशन हो या कोई और भी प्रश्न हो उससे संबंधित पूछता हूँ ना, तो फटाफट एक क्वेश्चन का उत्तर दीजिए आप लोग। जल जीवन मिशन की शुरुआत कब से की गई, किस राज्य में, किस राज्य के द्वारा सर्वोच्च प्रदर्शन किया गया है, किस जिला के द्वारा सर्वोच्च प्रदर्शन किया गया है, और ये भी बताइएगा इसका बजटीय आवंटन कितना है इस साल का। ये प्रश्न आप बताइएगा इतने का। चलिए नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, क्या याद रखना है कि इसमें पर ड्रॉप मोर क्रॉप की बात की गई है, की जा रही है। अभियान के तहत लगभग अब तक 70 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीनी माइक्रो इरिगेशन से दायरे में आ चुका है, अर्थात पर ड्रॉप मोर क्रॉप सिस्टम जो हम लोग बात करते हैं, इस पर पहले भी मैंने चर्चा किया हुआ। ऐसा नहीं कि पहली बार दफा आप लोगों को ये शब्द आया। जो नए स्टूडेंट है जाके 14 नवंबर वीडियो देखिएगा, वहां पर चीजें स्पष्ट हो जाएगी, सभी पर चर्चा किया। तो पर ड्रॉप मोर क्रॉप क्या होता है, इसकी भी चर्चा आप लोग कमेंट सेक्शन में करेंगे, उसका उत्तर देंगे। इसका उद्देश्य क्या है, इसका लक्ष्य किस तरह निर्धारित किया गया है। चलिए उसके बाद 75 अमृत सरोवर का निर्माण किया जा रहा है देश भर में, जिसमें 25,000 अमृत सरोवर बनकर तैयार भी हो गया है, और भी लक्ष्य निर्धारित किए जा रहे हैं। साथ ही साथ वाटर विजन 2047 के अगले 25 वर्ष के अमृत यात्रा का महत्वपूर्ण आयाम प्रस्तुत करेगा। इसके लिए देखिए क्या होता है, जब किसी अभियान में जनता जुड़ी रहती है तो उसके जो है कार्य गंभीरता से पता चलता है। जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान देखे होंगे ना, पहले सोचिएगा, स्वच्छ भारत अभियान है ना, या तो शौचालय जो निर्माण का जो कॉन्सेप्ट है, सोच के देखिएगा, देश का प्रधानमंत्री या प्रमुख जो है वो चर्चा अगर कर रहा है तो समस्या देखिए क्या होता है। यहाँ पर पार्टी पॉलिटिक्स मत कीजिएगा, हमारे यहाँ आचरण व्यवहार का कमी है। इस प्रकार के स्वच्छता को लेकर कमी थी, आप देखते होंगे पहले प्रचार तो हम लोग बहुत दिनों से लाइफ बॉय का सुन रहे थे, या और भी लोगों का, खाने से पहले हाथ धो, या इस प्रकार से कहीं भी हम लोग जाते तो हाथ धो। पर वो क्या हम सजग रूप से चीजों को कर रहे थे? नहीं। स्वच्छ भारत अभियान आता है, उसके बाद हम लोग प्रयास करते हैं। तो कोविड-19 जब आया, इसकी हम लोग प्रमुखता से समझ सके कि स्वच्छता कितनी जरूरी है। अगर कोविड नहीं आए रहता ना, तो हम लोग स्वच्छता को बेहतर तरीके से नहीं समझ सकते कि देश का पीएम यह बात क्यों कर रहा है, इन सब चीजों को समझना चाहिए, उतना सपोर्ट नहीं मिलता है। पर अब देखिए कि जहां लोग बड़े बड़े अवसंरचना निर्माण की बात करते हैं, हमारे पीएम जो उस समय जब स्टार्ट कर रहे थे स्वच्छ भारत अभियान, उस समय मौलिक बातों की कर रहे थे। सोचिए उस दिन इनका बहुत मजाक उड़ाया गया था, बहुत से विरोधी दलों के द्वारा। विरोधी जो वामपंथी विचारधारा रखते हैं, हर चीज में आपको पहले तोड़ निकालेंगे कि हाँ यही गलत है, ये सिस्टम गलत है। उसने कोविड के विचारधाराओं इस स्वच्छता अभियान को बदल दिया। तो ऐसे ही आपको विजन, वाटर विजन 2047 में समझने की जरूरत है। लोग इसको हल्के में ले रहे हैं कि नहीं ऐसा क्यों होगा, ऐसा जल वाटर संरक्षण हम लोग करेंगे तो क्या उससे मिल जाएगा। ये सब चीजें समझने वाली बात है। आने वाले कुछ वर्षों में ही हम जल समस्या से जूझने वाले हैं। तो इस समस्या का समाधान हम लोग व्यक्तिगत स्तर पर प्रयास नहीं करेंगे तो ये चीजें नहीं सोचे। जैसे पहला देखिए कि हम लोग आधे घंटे तक अगर यूज कर रहे हैं बाथरूम का, उसका नल खुला रहता है तो उसमें पानी वेस्टेज होता है, या तो टपकन होता है नल में, या तो किसी भी सीवेज में टपकन होता है, वहाँ पर वेस्टेज पानी होता है। साथ ही साथ जब हम नहाने जाते हैं तो अतिरिक्त जल का प्रयोग करते हैं, ये भी वेस्टेज होता है। अगर समय प्रबंधन क्या करते हैं कि जिस प्रकार से हम लोग मान लीजिए कपड़ा वॉश करते हैं तो अतिरिक्त, जैसे वॉशिंग मशीन का सिस्टम आ गया, जहाँ पर आवश्यकता से अधिक जल का बर्बादी होता है।
तो ये सब हम लोग को व्यवहार में चेंज करना होगा, और जब तक हम लोग चेंज नहीं करेंगे ये सब चीजें प्राप्त नहीं होगी। साथ में याद रखिएगा यहाँ पर कुछ चर्चा इनके द्वारा किया गया, सर्कुलर इकोनॉमी की बात की गई है, राज्यों का विषय है, तो जैसे जल, सिंचाई, कृषि, ग्रामीण, शहरी विकास, आपदा प्रबंधन मंत्रालय बीच यह सामंजस्य के साथ स्टार्ट होगा। तो ये सब चीज समझने वाली जरूरत है। अब हम लोग इस पर बात करेंगे, क्या कहते हैं इसके पीटी फैक्ट, पीटी पॉइंट, मेंस पॉइंट और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को कवर करेंगे। 1 सेकेंड होल्ड कीजिएगा, तब तक आप लोग 3 नवंबर का वीडियो को जरूर देखिएगा, तब तक हम लोग चर्चा करते। 1 सेकेंड, थोड़ा सा क्लास जीएस कैप्सूल का क्लास स्टार्ट हो गया, थोड़ा सा मैं भी ऑन कर लूँ, चीजों को देख लूँ क्या अपडेट है। 1 सेकेंड बस मुझे समय दीजिएगा। देखना पड़ता है सब चीजें साथ में, टेक्निकल टीम तो है, फिर भी नजर तो रखनी ही पड़ेगी ना सर। क्या आप लोग क्या बोलते हैं? और बहुत लोग प्रदर्शन बहुत कर रहे हैं आज, मैंने सुना क्या आप लोग छोटे छोटे सवाल का उत्तर नहीं दे पा रहे थे आज। जो भी हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं, पुराने स्टूडेंट हैं, एक्टिव मोड में काम कीजिए। मैं लगातार बोलता हूँ आप लोगों को, मैं लगातार ये सिखाता हूँ कि आप लोग सोचिएगा मैं ये क्यों बात बोलता हूँ कि आप लोग सर्च ही बनिए, सर्च करना सीखिए। क्यों कि आप लोग को रटाया नहीं जा सकता है। कभी भी मैं रटा के या कोई टीचर आपको रटा के अगर चीजें कवर करा देता है ना, तो हर आज बच्चा देश का आईएएस होता, पीसीएस अधिकारी होता, और जो भी है सरकारी कर्मचारी होता। तो केवल 2 से 3%, 4% तक आंकड़े हैं जो सरकारी नौकरियों में समय समय पर मिलते हैं। कभी किसी साल 4% मिल जाए, किसी साल 3% जॉब के संदर्भ में मिलेगा सरकारी नौकरियां, तो उनको ही मिलेगा जो एक्टिव मोड में काम करते हैं, ठीक ना। ये तथ्य बात है, फैक्ट बात है। तो छोटी छोटी पर मोटी बातें आप लोगों को छोड़नी नहीं है। और मान लीजिए आप एग्जाम में 100 प्रश्न पूछा जा रहा है, यूपीएससी में, स्टेट पीसीएस में अलग अलग है, अपना अपना क्वेश्चन का संख्या है। आपको यह तब नहीं समझ में आएगा ना जब आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। मान लीजिए 100 क्वेश्चन में आप किए हैं और 55 आप बना के आ रहे हैं, तो यूपीएससी में आपका सिलेक्शन ऐसे ही हो जाएगा। 50 बना के आ रहे हैं, सिलेक्शन हो जाएगा। बीपीएससी हो, यूपीआर हो, यूपी पीसीएस हो या अन्य एग्जाम में, अगर आप सिलेक्शन से बाद का क्वेश्चन बना रहे, मान लीजिए सिलेक्शन आपको 45% तय किया गया है, इसमें ही कट ऑफ मान लीजिए हुआ है, आप 46 ला रहे हैं या 45 से अबव ला रहे हैं, तो आपको इसका चिंता नहीं होगा। पर जैसे ही 44.9% आपका आएगा ना, या तो ये भी समझिए कि अंक में समझिए कि आपका कट ऑफ गया है 9, कट ऑफ गया है मान लीजिए 108 गया, जैसे बीपीएससी में जाता है 6 जाता है, 5 जाता है, इस तरह जाता है ना हर साल। और आपका कट ऑफ क्या आया है कि 104 आया है, 105 आया है आपका मार्क्स। तब इस दिन समझ में आएगा छोटी और पर मोटी बातों जो आप लोगों को मैं बार बार सर हमसे पूछते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं आप लोगों को, काश ये क्वेश्चन में सॉल्व करके आता। और वो जानते क्वेश्चन क्या होगा, वो सबसे हल्का क्वेश्चन उस आपका सेट का होगा, कि सबसे हल्का क्वेश्चन आपसे गलत कर दिया अनजाने जाने अनजाने में, और वही आपको सिलेक्शन से बाहर कर दे रहा है। इसलिए हम लोग बार बार ये सब चीज हम लोग पहले झेले हैं, तो ये सब चीजें ध्यान रखिएगा। बड़ी मुश्किल जो होते हैं एग्जाम, टफ क्वेश्चन होते हैं, वो आपको जरूर सिलेक्शन दिला देंगे, पर जो इजी क्वेश्चन होता है वही आपको सिलेक्शन से बाहर कराता है, क्योंकि आप उसके प्रति सजग नहीं रहते, सतर्क नहीं रहते। तो ध्यान रखिएगा, जहां सतर्कता घटी दुर्घटना घटी। तो यहाँ पर याद रखिएगा सतर्कता को घटाना नहीं है, हर चीज को बराबर लेकर चलना, वो यूपीएससी हो, पीसीएस हो या कोई भी एग्जाम आप लोग दे रहे हो। चलिए अब हम लोग बात करेंगे वाटर विजन 2047 है एट द रेट, इसे दिया गया है नाम। इसका न्यूनतम अध्ययन क्या कहता है, याद रखिएगा, जल संसाधन या शहरीकरण के संदर्भ में। तो मैंने 24 नवंबर को सारा डाटा 3 नवंबर को सारा डाटा मैं कवर कर चुका हूं, तो आप उससे जरूर देखिएगा। उसके साथ साथ कुछ बातें मैं यहाँ कर देता हूँ मोटा मोटी, कि आप चीजें याद हो जाए, रिकॉल हो जाए। तो केंद्रीय भूजल बोर्ड के नवीनतम अध्ययन बोलता है, क्या बोलता है भाई, कि 700 जिलों में 256 जिले ऐसे हैं जहां गंभीर या अत्यधिक दोहित भूजल स्तर की सूचना दी गई है। अर्थात हम लोग भारत में लगभग 700 ऐसे जिले हैं जहां पर, जिसमें से 256 जिलों में क्या हुआ, हम लोग अपनी सीमा से अधिक उसका दोहन कर लिया। जल सीमा जो होता है ना, जल स्तर सीमा,
उसे कहीं अधिक दहन कर लिया है। एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा, लगता है स्टार्ट हो गया है क्या? नहीं, अभी नहीं हुआ है। ओ, मैसेज चैट आ रहा है, कोई बात नहीं, सभी लोगों को गुड इवनिंग मैं ही बोल देता हूँ यहाँ से, हमारी टेक्निकल टीम कहीं गई होंगी। चलिए, तो ये चीज आंकड़े याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है नीति रिपोर्ट, नीति आयोग की भी रिपोर्ट एक आता है, उसके अनुसार क्या बोलता है, भारत अपने इतिहास में सबसे खराब जल संकट से गुजर रहा है। कहा गया है कि 21 शहरों, जिनमें से बेंगलुरु, दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई भी शामिल है, वहां पर जल स्तर की, जल संसाधनों की कमी, किल्लत 2021 से देखने को मिल जाएगी। यह आंकड़ा आपको लगातार पिछले कुछ दिनों से ही चर्चा में, कुछ वर्षों से चर्चा में आ रहा है, और हम इसका प्रभाव भी देख रहे हैं ना, लगातार देखते हैं प्रभाव। तो ये दो रिपोर्ट आप लोग याद रखना है, और कुछ दिन बाद ही आपको, में भी हमको लगता है फरवरी लास्ट तक या मार्च फर्स्ट वीक तक नीति आयोग पुनः एक रिपोर्ट लेकर आएगी, जिसमें आपको जल संसाधनों, शहरीकरण के संदर्भ में कुछ डाटा अपडेट होगा। उस डाटा को हम लोग फिर देख लेंगे और इसमें ऐड कर देंगे, तो वेट एंड वॉच करेंगे इस डाटा का। यह लास्ट डाटा था, उसे मैंने आप लोगों को कवर कर दिया है। अब याद रखिएगा, वाटर विजन 2047 की आवश्यकता ही क्यों पड़ गई। बहुत से काम सरकार के द्वारा चलाए जा रहे जल संरक्षण के संदर्भ में, जल उपयोगिता को बनाए रखने के लिए बहुत से योजना चल रही है, तो ऐसा क्या जरूरी है कि वाटर विजन हमको लेकर आना पड़ा, देश को लेकर, देश के सामने रखना पड़ा भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा। दो तीन चीजें याद रखिएगा। सबसे पहले कि योजना और आग्रह में बहुत अंतर होता है ठीक ना। जैसे योजना कोई लागू कर दिया जाए और उसमें आग्रह किया जाए, तो उसमें आसमान जमीन का अंतर होता है। जैसे स्वच्छ भारत मिशन एक योजना थी, साथ ही साथ एक आग्रह पत्र था ना, लोगों से आग्रह किया गया था भागीदारी करने के लिए। ऐसे ही वाटर विजन 2047 में योजना के साथ साथ रूपरेखा, रोड मैप के साथ साथ क्या है, यह आपको एक आग्रह पत्र के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो इसकी भी सफलता कमोवेश हमें उसी संदर्भ में दिखेगी या उससे अधिक दिखेगी। तो इसमें सारे तंत्र को मिलजुल के काम करना होगा। जो 47 हम लोग का विजन अमृत काल चल रहा, अगले 25 वर्ष में हम लोग 100 साल पार कर जाएंगे, उसी को ध्यान में रखकर यह महत्वपूर्ण आयाम को लेकर काम किया गया है, ठीक है। इसको ध्यान में रखने की जरूरत है। और वर्ष 2047 के अंक के रूप में जल सुरक्षा चुनौतियों को समाधान के लिए मद्देनजर से प्रधानमंत्री के द्वारा 5P कॉन्सेप्ट दिया गया है। चलिए, इस 5P की हम चर्चा करने से पहले एक चीज और मुझे बताइए आप लोग की, विजन 2047 किन किन क्षेत्रों में अभी तक लागू किया है, विजन 2047 किन किन क्षेत्रों में तय किया गया है, उनका नाम क्या है। आप लोगों को मैं लगातार पहले भी चर्चा किया हूँ। जैसे ऊर्जा क्षेत्र में विजन क्या रखा गया 47, उसका नाम क्या है। जल संसाधन तो चलिए मैंने बता दिया, ऊर्जा क्षेत्र में हो गया। फिर आपको नवाचार में विजन 47 आया हुआ है, तो उसका नाम क्या है, उसका विषय क्या है। तो आप लोग सर्च कीजिएगा, या तो मैं जो बताया नोट से निकाल के मुझे बताइएगा, विजन 2047 किन किन क्षेत्रों में निर्धारित किया गया, उसका विषय क्या है, ठीक ना, उसका लक्ष्य क्या है। इतना का आप लोग उत्तर दीजिए। यही सब प्रश्न आपको एग्जाम में, पीटी में प्रश्न पूछेगा, या विजन 47 की कभी चर्चा होगा, क्यों इतना जरूरी है अमृत काल में विजन 247 में किन किन आयामों को कवर कर रहा है, सारे की चर्चा आपको ये सब करनी होगी। तो उम्मीद करता हूं इन सब चीजों को देखिएगा, समझिएगा। चलिए, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, क्या 5P के बारे में बात करेंगे। यहां तक हो गया ना। चलिए, तो क्या करना है, पॉलिटिकल, देखिए पॉलिटिकल, एक सेकेंड, ऊपर कहां रह गए आप जी। देखिए, पॉलिटिकल विल, राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए। पब्लिक फाइनेंस, लोक वित्त की आवश्यकता की बात की है 5P में। 5P जो चर्चा की गई ना प्रधानमंत्री के द्वारा, तो ध्यान रखिएगा। चलिए, मैं यहां लिख देता हूं, पॉलिटिकल विल, PW की बात की गई है। पब्लिक फाइनेंस, PF की बात की गई है। पार्टनरशिप, PP, पार्टनरशिप की बात की गई है, साझेदारी की बात है। पब्लिक पार्टिसिपेशन, PP की बात की गई है, ठीक ना, पब्लिक पार्टिसिपेशन यहाँ पर समझिएगा। तो यहाँ पर निजी भागीदारी और
फॉर द स्टेबिलिटी अर्थात निरंतरता के लिए प्रेरणा की बात की गई है, पीएस की बात की गई। तो ध्यान रखिएगा, यह इसलिए जरूरी है, इन सभी में आप देखते होंगे एक आग्रह पत्र का संकेत देता है, जहां पर लोगों की इच्छा शक्ति बढ़ाने की बात की जाती है, साथ ही साथ लोक वित्त जो हमारा फाइनेंस है उसको हम बेहतर तरीके से प्रबंधन करने की बात की जाती है। साझेदारी पार्टनरशिप में ये सभी लोग हो सकते हैं, जैसे पीपी मोड पर होते हैं ना पार्टनरशिप, या एजेंसियां हो सकती है, संगठन हो सकते हैं, एनजीओ जो हो सकती है, निजी व्यक्ति भी हो सकता है। साथ ही साथ जन भागीदारी की यहाँ पब्लिक पार्टनरशिप की बात की गई कि हमें व्यवहारिक आचरण करने में भी आपको पार्टनरशिप करने की जरूरत है। तो यहाँ पर व्यवहारिक आचरण का जो मैं चर्चा किया, नल का रूम का बात किया था ना अभी, अतिरिक्त जो हम लोग खर्च करते हैं, बूंद बूंद जब तक नहीं बताइएगा। देखिए मैं जिस जिले में घर बना रहा हूँ ना, देखिए सरकारी नीतियों का कितना धरातलीय स्तर पर होता है, स्तर पर क्या चीजें होती है आपको मैं आप लोगों को पता है, मेरा घर बन रहा था, मैं पिछले महीने में आप लोगों को बताया भी था, उसका फोटो भी कहीं शेयर किया था। मैं जिस मोहल्ले में घर बना रहा हूँ, जिस एरिया में जिस जिला के एरिया में, वहां पर गिने चुने लोगों के पास, मान लीजिए 1000 घर है, 1000 घर में से 2 से 4 लोगों के पास वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम अर्थात वाटर जल भरण का सिद्धांत वहां पर लोग लागू करता है, अर्थात वर्षा के जल को संचयन कैसे करना, बाथरूम का पानी अगर निकल रहा है, नाला का पानी, उसको कैसे भूमि भरण के लिए किया जाना चाहिए। ये सब थ्योरी उन लोग को पता है नहीं। मेरे घर में बन रहा था, लोग पूछ रहे थे ये क्या बना रहे हैं, हालांकि मुझे उसमें कुछ रुपए खर्च होंगे, जितना घर बनेगा उसका 0.001% भी नहीं खर्चा होगा, पर ये सिस्टम हमको अपने आचरण में लाना होगा। सरकार के हर घर के लिए यह मान्यता बनानी होगी कि आपको घर बनाने से पहले ये चीज सबसे पहले बनाना है। तो ये चीजें समझिए, जब तक पार्टनरशिप नहीं आएंगे, और देखिए अगर हमारे घर में या कई ऐसे घर जो बने होंगे, जो वर्षा घर बना हुआ उसके वर्षा के पानी को स्टोर कर रहा है कहीं पर, तो उससे आसपास का जितना भी जल स्तर होगा वो बढ़ेगा। दूसरा एक चीज होगा, बाथरूम का पानी भी हम कहीं स्टोर करवाते हैं तो वहां का भी आसपास का जो जल स्तर है, क्योंकि फिल्टर होकर जाएगा ना बाथरूम का पानी, तो वो क्या होता है कि जल भरण की क्षमता बढ़ेगी, आपको जल स्तर बढ़ेगा, तो मेरे आसपास के जितने क्षेत्र होंगे वहां पर जल स्तर लगातार बढ़ेगा। अब मान लीजिए ऐसे ही हम लोग हर घर में कर दिए तो हमारा एरिया, मान लीजिए पहले जिला को लीजिए, जिला का यह समस्या समाप्त होगा, फिर राज्य का लीजिए, राज्य का समस्या समाप्त होगा, राज्यों की समस्या समाप्त होगा, भारत की समस्या समाप्त होगा। इस प्रकार के जन भागीदारी, छोटे से पार्टी, इस प्रकार के जन भागीदारी से। और यहाँ पर देखिए क्या, इसके लिए सरकार को चाहिए कि हाँ, जन जागरूकता बढ़ाने के 2 काम करना चाहिए कि एक तो पहले तो इसको आपको हर जो घर का नक्शा बिना पास किए घर नहीं बनना चाहिए सबसे पहले। उसके लिए जो फी लगता है उसके फी को कम कीजिए, 50-60 हजार 80 हजार फी लग जाता है अगर घर का नक्शा पास करवाइए, तो उसके फी को कम कीजिए। दूसरा, इसमें सब्सिडी आप दिलवा सकते हैं, जैसे और भी जगह आप जल योजना से संबंधित क्या चीजें करवा रहे हैं तो उसमें पैसे खर्च कर रहे हैं ना, उसको कम कीजिए और इसमें सब्सिडी दीजिए। क्योंकि ये मैंडेटरी अगर कर दिए ना कि ये घर घर से जुड़ गया, तो मान लीजिए एक गांव में, एक टाउन में, एक मोहल्ले में 100 घर है, तो 100 घर में ये ला दिए तो 100 घर की समस्या आप तत्काल समस्या समाधान कर दे रहे हैं। और हमारे प्राकृतिक संसाधन इतना उन्नत है, हमारे यहाँ वर्षा इतना होता है कि हमको फिर साल भर सोचने की जरूरत नहीं होगी उस क्षेत्र के जल के लिए। तो ये चीजें हम लोग को समझनी होगी, इस कॉन्सेप्ट को समझना होगा, जन भागीदारी हमको कैसे बढ़ाने के लिए सरकार एजेंसियां काम कर सकती है। तो कभी भी अगर आपसे प्रश्न पूछे तो धरातलीय स्तर पर समस्याओं को बताइए, किताबी स्तर पर मत बताइएगा। मैं आप लोग से बार बार बोलता हूँ कि ग्राउंड लेवल पर समस्या बताइए, नहीं तो जन भागीदारी बता दीजिएगा और जन भागीदारी को स्पष्ट ही नहीं कीजिए कैसे हम जन भागीदारी डेवलप करवा सकते हैं। अब मान लीजिए मैं अपना ही उदाहरण दे दूं या अन्य लोगों का उसी क्षेत्र में, ऐसे आपके भी आसपास होंगे, आपके घर में कितने, आप लोग ही कमेंट सेक्शन बताइए, तो ईमानदारी से बताइएगा आपके घर में वर्षा के जल को संचयन करने के लिए कोई ढांचा है जो बनाया जाता है कि उसके पाइप से लाके गड्ढा खोदा जाता है, उसमें आपको जो भी बनाना है, मान लीजिए ईटा का बनता है, ईटा के चूर को लगा के उसके बाद फिल्ट्रेशन किया जाता है, उसके बाद ऐसा एक टंकी बना के उसके बाद जल को रोका जाता है, उसको संग्रह किया जाता है। ऐसा आपके पास ढांचा है कोई? कितने लोगों के पास है? जितने लोग कमेंट्स पढ़ रहे होंगे मेरे न्यूज को, उसमें आप लोग बताइएगा, ईमानदारी से बताइएगा, यहाँ कोई ये वाला नहीं है
कि हाँ मुझे कोई और किस रूप से समझेगा। जिनके पास है खुले तौर पर बोलिए और पिक्चर सेंड कीजिएगा ग्रुप में, मैं देखूंगा भी हाँ कितना आप लोग सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। तो सोच के देखिए कि देश में बदलाव तभी होगा जब आप उन्नत नवाचार को अपने दैनिक जीवन में लेकर आइएगा। हम बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, लोग ईमानदारी जवाबदेही की बात तो करते हैं, पर जीता इसको कितने लोग हैं? कितने लोग जीते हैं कि ईमानदारी जवाबदेहिता जो है हमारे जीवन में, हमारे प्रशासन में होना चाहिए, पर उसका जीवन कितने लोग जीते हैं? ये सोचिए, सबसे बड़ा सवाल यही है। और जिस दिन ये सिस्टम डेवलप हो गया तो ये सब समस्याएं जो देश की छोटी मोटी समस्याएं, बहुत बड़ी समस्या नहीं, जल संसाधन, सोच के देखिए अगर प्रत्येक राष्ट्र ऐसा करने लगे अपने यहाँ कि चीजें बदल जाएगी तो बदले जा सकते हैं। इसका उदाहरण मैं दो जगह से देता हूँ। अफ्रीका में एक आर्टिफिशियल वन लग रहा है, वहां पर वनों का विस्तार किया जा रहा है, जहां पर ऐसे वन लगातार, मान लीजिए हम वहां पर वन संसाधन बढ़ाएंगे, जहां पर वृक्ष को रोक कर लगातार पानी देंगे तो उस क्षेत्र में वन का वृद्धि होने लगता है। ऐसे ही आपको भारत में कोई, मैं याद नहीं आ रहा वो डाटा, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा उनका लिंक, मैंने वीडियो देखा था। कोई व्यक्ति भारत के हैं, उनके क्षेत्र में हमेशा जल संकट रहता था, तो उन्होंने क्या किया, लगातार 30 साल से ना वन रोप रहे हैं, अर्थात उन क्षेत्रों में बंजर जमीन पर पौधे रोपना शुरू किए। आज ऐसा समय आ गया है कि वहाँ जंगल है, और उनको है ना, उस व्यक्ति को अफ्रीकन कंट्री या अन्य देशों में जल समस्या के निदान के लिए, मरुस्थलियों के निदान के लिए उनको इन्वाइट किया जाता है, उनके आइडियोलॉजी को बुलाने के लिए। और याद रखिएगा, लगातार प्रयास से ही समस्याएं समाधान होती है। अब बताइए, कोई रेगिस्तान क्षेत्र में वन लगा के एक उन्नत वन पद्धति को डेवलप कर सकता है? तो हम लोग तो छोटे छोटे चीजों की बात हो रही है ना। तो ये सब जन भागीदारी वहां से बढ़ती है। और जब भी आंसर दीजिए तो उसका आंसर का आधार धरातलीय होना चाहिए, किताबी नहीं होना चाहिए। जो आपका ज्ञान ले रहा है, इंटरव्यू लेगा ना, तो क्या करेगा वो, आपसे जितना साल आपका नहीं हुआ, उम्र नहीं हुआ ना, उतने से अधिक उम्र से वो इंटरव्यू का दौर चल रहा है, उसका इंटरव्यू ले रहा है लोग। इसलिए स्मार्ट नहीं बनना है, ठीक ना, ज्यादा स्मार्ट नहीं बन रहा है। यहाँ पर केवल उन चीजों को बताना है जो धरातलीय स्तर पर सही हो और किया जा सकता है। तो मैं जो बात कर रहा हूँ ना, वो किया जा सकता है कि हम प्रत्येक घर में अपना ये सिस्टम डेवलप कर सकते हैं, जिससे हम जल समस्याओं का निदान कर सकते हैं। इसलिए विजन 47 में इसकी बात की गई है, स्वच्छता अभियान में इसकी बात की गई थी। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री जो हमारे नरेंद्र मोदी हैं, आपकी राजनीतिक कोई भी विचारधारा हो, ठीक ना, राजनीतिक विचारधारा कोई भी हो, पर इनसे आपको सीखनी चाहिए कि व्यक्ति में जवाबदेही, निरंतरता और कर्तव्य के प्रति निष्ठावान कैसा होना चाहिए। जैसे आप इन चीज को सोचिएगा, किसी की माँ की मृत्यु हो गई है, वो सुबह सुबह अपने माँ की मृत्यु का मुखाग्नि देकर आ रहा है, 11 बजे जाकर वेस्ट बंगाल के लिए आपको, हालांकि वो वर्चुअल मोड में ही दिए हैं, पर कोई व्यक्ति आपसे जाके वो 2 घंटे में वेस्ट बंगाल के लिए कुछ योजनाओं का लोकार्पण कर रहा है। अब यहाँ पे विरोधी ये बोलेंगे, भाई मीडिया में आना चाहते हो, उन मानसिकताओं को दूर जाइए। वहां पर ममता बनर्जी जी का शब्द सुनिएगा, उनका वीडियो को, कि उन्होंने बोला कि मैं समझ सकती हूँ आप पर क्या बीत रहा होगा, और आपने देश और राष्ट्र के प्रति, बंगाल के प्रति जो समय निकाला वो मेरे लिए अतुलनीय होगा। सोच लिए, ममता जी प्रधानमंत्री को व्यक्तिगत स्तर पर, जो भी राजनीतिक स्तर पर विरोधी मानती है, तो उनके मुंह से अगर ये बात निकली तो सोचिएगा, समझिएगा कि हमको है ना, कर्तव्य की बात तो करते हैं, कर्तव्य के साथ जीना और कैसे उसके साथ व्यवहार में लाना, वो सीखने की जरूरत है। और वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये इससे बड़ा कोई एग्जाम्पल अभी देश में नहीं है। आप चीजों को देखिए, और भी लोग हैं, पर जिस प्रकार से ये काम करते हैं, जिस प्रकार से जन भागीदारी के लिए लोगों को मोटिवेट करते हैं कि कब क्या किस तरीके से हमको लाभ लेना, वो इनसे बेहतर कोई नहीं जानता। तो आपको भी एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर इनसे सीखना चाहिए, इनके अच्छे गुणों को। अब इस हर व्यक्ति का एक नेगेटिव पक्ष होता है, उस पर हम आकलन नहीं करेंगे, मेरा भी आपका है ना, पर पॉजिटिव पार्ट क्या है, इसको आपको समझने की जरूरत है। बाकी ज्ञान तो आप किताबी ज्ञान तो हमेशा लेते रहिएगा। चलिए, अब ये प्रथम अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन था ये, तो ध्यान रखिएगा। चलिए, क्लास स्टार्ट हो गया है, स्टार्ट हो गया है क्या क्लास? हाँ, गोलमेज सम्मेलन, वेरी गुड। चलिए, सभी लोगों का गुड मॉर्निंग। देखिए, क्लास स्टार्ट भी हो, मुझे पता भी नहीं चला।
चाय कौन दे रहा है? राहुल जी चाय दे रहे हैं कप, थोड़ा इधर भी भेज दो राहुल। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। एक सेकेंड होल्ड दीजिएगा आप लोग दैनिक जागरण वाले। वंदना जी बोल रहे हैं कि सब इंक्लूड रहेगा ना। वंदना जी आप लोगों को क्या हम बताएं, आप लोगों को पीडीएफ शेयर किया जाता है, टेक्निकल टीम की होगी ना पीडीएफ शेयर की, देखिए जाके उसको क्या है। आप लोग थोड़ा सा जाके पीडीएफ को खोल के देखिए ना, क्या आप लोगों को दिया जा रहा है। आप लोग इतना मान के चलिए जो आप लोगों को चीजें दी जा रही है ना अभी तक, वो सब चीजें आप लोग को नहीं मिला होगा अब तक। चलिए कोई बात नहीं है। पीडीएफ को लेकर तो बहुत टेंशन में आप लोग रहते हैं, पता नहीं क्यों आप लोग इतना पीडीएफ को लेकर टेंशन रहते हैं। देखिए कुछ चीजें मैं ऐप में करवाया हूँ, ऐप को आप लोग देखिए, देखिए उसके पीडीएफ को, उसका की नोट्स स्वयं बनाइए। पहले ही ऐप में जो पीडीएफ है शॉर्ट तरीके से कवर किया गया, जो मान लीजिए आप मार्केट में इतना नोट्स है, उसमें से हम लोग काट के इतने चीज़ों को कवर किए हैं, अर्थात जो सबसे इम्पोर्टेंट है उसको कवर किए हैं। इसके बाद भी आप लोग की पॉइंट बना लेते हैं तो याद रखिएगा वही की पॉइंट आपका सिलेक्शन दिलवाएगा। तो पीडीएफ पर ध्यान नहीं जाइए, पीडीएफ डाउनलोड पर ध्यान नहीं जाइए। आपके पास किताबों की कमी नहीं है, मार्केट में किताबों की कमी नहीं है। आप अपना एक नोट्स क्रिएट कीजिए जो इन आधार सबसे उन्नत हो, और वो केवल आप ही कर सकते हैं। इसलिए हम लोग पीडीएफ को डाउनलोड करने का फैसिलिटी नहीं दिए, नहीं तो आप लोग क्या कल आएगा। देखिए अनीता जी बोल रहे हैं वंदना जी कल का पीडीएफ देखें समझ में आ जाएगा। जी जी। रूपाल मिश्रा जी गुड मॉर्निंग। लता पहली बार युक्ति आई इसको लाइव टेलीकास्ट में आए हैं, जहां तक मेरे डाटा देख रहा याद है। वेरी गुड सभी लोग। चलिए अब वहां बात आप लोग सर टेक्निकल टीम करेगी। चलिए यहाँ पर हम लोग बात करेंगे क्या कि प्रथम अखिल भारतीय सम्मेलन की बात हो रही है। यह सम्मेलन जो था ना प्रथम अखिल भारतीय सम्मेलन था, वाटर को लेकर वार्षिक सम्मेलन था। यहाँ पर वाटर छूट गया है, जल छूट गया, ध्यान रखिएगा, तो इसे ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। इसके तहत कार्य योजना के तहत जल शक्ति मंत्रालय, तो फटाफट आप लोग एक क्वेश्चन का बता दीजिए, जल शक्ति मंत्रालय की स्थापना कब की गई, इसके वर्तमान मंत्री कौन है, राज्य मंत्री कौन कौन है, ठीक है ना। आप इसका उत्तर दे दीजिएगा फटाफट। वेरी गुड। राज्य मंत्रियों के प्रथम अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। विषय वाटर विजन 2047 का इसका नाम रखा है। ये 5 और 6 तारीख 2 दिवसीय कार्यक्रम है। इसको आपको भोपाल मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। तो प्रश्न पीटी में तो आपको यही पूछेगा कि वाटर विजन 2047 कहाँ आयोजित किया है, तो भोपाल आपको मध्य प्रदेश। कब किया जा रहा है? 5-6 जनवरी को। इस 2 दिवसीय का मुख्य उद्देश्य क्या है कि राज्यों के विभिन्न हितकारकों अर्थात हित जो कारक है इसके संदर्भ जो भी डायग्राम है उसके इंडिया 2047 के 5P के विचार को प्राप्त करना, इनके लक्ष्य को बताना, जो 5P दिया गया उसके लक्ष्य को बताना, उस पर कार्य गतिविधि करना है। चलिए इसके साथ नोट याद रखिएगा, जल जो है राज्य का विषय है। राज्यों के साथ संलग्नता और साझेदारी के सुधार करने के लिए जल शक्ति मंत्रालय की पहलों योजनाओं और राज्यों के साथ साझा करने के लिए इसका कार्यक्रम लक्ष्य तय किया गया है। और साथ ही साथ देखिएगा महत्वपूर्ण बिंदु याद रखिएगा, जाके पेपर में भी दिया गया, बस यहाँ लिख दिया हो ताकि आप लोग याद रखिएगा। 25 अमृत सरोवर 75 अमृत सरोवर प्रत्येक जिले में निर्मित किया जा रहा है, जिसमें 25,000 से अधिक अमृत सरोवर का निर्माण किया जा चुका है। इसके बाद प्रति बूंद पर ड्रॉप की चर्चा की गई है ना, पर ड्रॉप पर क्रॉप की चर्चा की गई है। तो मैं पूछा भी कब आया है, कब से इसकी योजना लागू, किस योजना के साथ इसे जोड़ा गया है। निर्मा जी बोल रही हैं, एक सेकेंड मैं क्लियर कर दूं निर्मा जी आपको, आप लोग के लिए भी, जो भी सुन रहे जो नोट देते हैं, कलर किया गया सभी का अलग मतलब है। पीला कलर होगा तो पीला कलर का मतलब है कि उससे जरूर देखिए, आप लोग देखते रहिए। एक रेड कलर किया होगा, रेड कलर से आपको या तो पिंक गुलाबी कलर से होगा, वो तो दम भूलना ही मत है, उसको तो दम कंठस्थ कर जाइए, जैसे जमाल गोटी पीते हैं ना वैसे इसको कर जाइएगा। एक ग्रीन कलर से किया होगा, ग्रीन कलर का मतलब ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, इसका कोटेशन आप लोग यूज कीजिएगा, नोट्स के तौर पर वो होगा
तो 3 कलर यूज किया गया आपको पीडीएफ में। तो जो भी होगा एक बार हम लोग पीडीएफ के बारे में चर्चा कर लेंगे, तो ठीक ना, आप लोग इस सब चीज़ों को देख लीजिए, कंफ्यूजन नहीं। वो कलर दिया गया रंग बिरंगा करने के लिए, उसका अर्थ है कि नज़र देखते ही पीडीएफ में आप समझ जाइए इंपॉर्टेंट क्या है, ठीक ना। जो भी पीडीएफ देख रहे हैं, युक्ति या इसका पीडीएफ देखते हैं, उसमें कलर आप लोग को मिलता है, तो आप लोग समझ जाइएगा। आपको दैनिक जागरण में भी दिया जाता है ना कलर करके, कुछ कुछ चीज़ें डायग्राम बना के दिया जाता है, वो इसलिए दिया जाता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ये सब चीज़ें मैं चर्चा कर चुका हूँ। अब यहाँ पर ध्यान रखिए, इन योजनाओं को जल प्रबंधन से संबंधित वर्तमान सरकारी पहल की क्या क्या की गई। राष्ट्रीय जल नीति 12 याद रखिएगा, स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन, और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जल शक्ति अभियान, कैच द रेन अभियान। कैच द रेन अभियान कब शुरू किया गया था, कहाँ से शुरू किया गया था, इसके लक्ष्य क्या थे, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अटल भूजल योजना, सुजलम 2.0 योजना, अमृत सरोवर मिशन। इतनी योजनाएं जल संरक्षण से संबंधित या जल समस्याओं, शहरीकरण, जल समस्याओं से दूर करने के लिए सब चीजें की गई है। तो ये आप लोग को ध्यान रखना है। इससे संबंधित कुछ पॉइंट अगर आप लोग को याद है तो उस पर बहुत सी चीज मैंने पहले भी चर्चा कर चुका हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर चर्चा नहीं किया हूँ। अगर नहीं किया हो तो बताइएगा, फिर से मैं कभी आपको नोट्स में कर दूंगा, ये नोट्स में ही दे दूंगा, चाहे चीजें उस पर क्योंकि इंक्लूड कर दूंगा, तो आप लोग को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एक नोट याद रखिएगा, क्या, वर्ष 2020 तक भारत लगभग 35% आबादी शहरी क्षेत्रों में रहती थी, जबकि 50 में इसके दुगने हो जाने, अर्थात 70% तक भारत है ना, इसकी दुगनी आबादी जो जनसंख्या है वो किसी न किसी शहरी आबादी हो जाएगी। अर्थात यह नहीं समझ लीजिएगा कि जो भारत का गांव है ना शहर की ओर पलायन कर देगा, अर्थात हमारा गांव शहर के रूप में बदलने वाला है। इस एग्जाम्पल को समझिएगा, गांव भी शहर के प्रतिरूप में आएगा, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, तो आबादी हमारे शहरी क्षेत्रों की ओर दिखने लगेगी, तो जरूरतें भी शहरी तरीके से होने लगेगा ना। जहाँ पर गांव में अभी भी बहुत सी संसाधन ऐसे हैं जो शहरी जीवन यापन जो है स्तर है उससे कहीं ना कहीं कम है ना। अब हर घर में आपको देखिए, मैं खुद अपने जो जहाँ से मैं गांव बिलोंग करता हूँ, पटना में अपना जो होम जन्मस्थली है, वहाँ का मैं उदाहरण दूँ तो आज से 10 साल पहले, या ज़्यादा नहीं 7-8 साल पहले, मान के चलिए 7-8 साल पहले, उस गांव में किस गिने चुने लोगों के पास है ना बोरिंग मशीन हुआ करता था। वाटर जो पंपिंग होता था ना, घर में जो पाइप लगा के, टंकी लगा के घर में पानी जो रिजर्व किया जाता था। आज जाइएगा, गांव का कोई ऐसा घर नहीं जहां पर ये टंकी वाला पानी और मोटर घर में नहीं लगा हुआ है। इस 7 से 8 साल के बदलाव का मैं बात कर रहा हूँ। तो सोचिए आने वाले कुछ और 10 साल में क्या बदलाव होंगे। तो हर घर में वॉशिंग मशीन या तो इस प्रकार की चीज़ें डेवलपमेंट होंगी, और भी चीज़ें बढ़ेंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, तो लोगों का जब डिमांड बढ़ेगा तो संसाधनों का दोहन स्तर भी तो बढ़ेगा ना। यही बातें की जा रही है 50 के संदर्भ में, तो इसे याद रखिएगा। साथ ही साथ एकीकृत शहर जल प्रबंधन प्रणाली आप लोग को याद रखना चाहिए। इंटीग्रेटेड अर्बन वाटर मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, यह इसमें बहुत उपयोगी होगा, और मैंने 3 नवंबर के वीडियो में इसकी चर्चा भी किया हूं। बस यहाँ पर याद रखिएगा, जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जल प्रबंधन, स्वच्छता योजना और आर्थिक विकास की भूमि उपयोग से अनुरूप तैयार किया गया है। और साथ ही साथ यह याद रखिएगा, यह एक समग्र प्रक्रिया स्थानीय स्तर पर जल विभागों के बीच समन्वय, अर्थात जो लोग हैं और जल विभाग के बीच समन्वय आसार करने के लिए शहरों के जलवायु परिवर्तन के अनुकूल बनाने और जल आपूर्ति अधिक कुशलता से प्रतिबंधित करने के लिए मदद करती है, अर्थात उसे जोड़ने का प्रयास करती है। तो ये एकीकृत प्रणाली है, अर्थात लोगों को शासन से प्रशासन से जोड़ता है, प्रशासन से लोगों को जोड़ता है, और जल संरक्षण के संदर्भ में एक एकीकृत प्रणाली को लाने का प्रयास कर रहा है। ये सब चीज़ें आप लोगों को कवर करना है। मैं उम्मीद करता हूँ इसका जो महत्वपूर्ण पार्ट है वो कवर हो चुका है, जिसमें पीटी, मेंस और इंटरव्यू ओरिएंट चीज़ों को कवर किया गया। कमेंट सेक्शन में आप लोग रिव्यू जरूर दीजिएगा, क्या आप उन सब चीज़ों को समझ सके जो मैं बताना चाहता, जो व्यवहारिक पक्ष बताना चाहा, इसको चीज़ों को समझिएगा। और यही सब एग्जाम में लिखना है, ज़्यादा किताबी ज्ञान मत रखिएगा, नहीं तो हमेशा नंबर कम आएगा। ये सब चीज़ें ध्यान रखिए, रिव्यू जरूर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और चीज़ों को समझाते हैं। अब देखिए केस स्टडी के तौर पे इसे रखिएगा जो मैं बात बोल रहा हूँ।
विशेष पुलिस आयुक्त जो सागर प्रीत हुड्डा हैं, उन्होंने रोया किस्मत का रोना। अब जो शासन प्रशासन के लोग हैं, अपनी अक्षमता को छिपाने के लिए ये किस्मत का रोना रो रहे हैं कि इस प्रकार की घटनाएं किस्मत। तो ठीक है, आपकी बहू बेटियों के साथ भी होगा तो आपको किस्मत का रोना आएगा। अब ये मैं शब्द बोल दूंगा तो बोलेंगे मानहानि का दावा करेंगे। तो व्यवहारिक स्तर पर, मानवीय स्तर पर अगर कुछ नहीं कर पाते तो कम से कम भाई अपने मुंह को तो चुप रख सकते हैं ना। मैं इन सब शब्दों को देखता हूं ना, तो मुझे लगता है ना कि क्या मैं सिस्टम में किस प्रकार से बदलाव एकाएक कर दूं। सोच के देखिए, उस पुलिस आयुक्त की, जो भी विशेष पुलिस आयुक्त है, वो अपने पद पर अपने जगह है। उनके व्यवहार और आचरण में जब तक ये शब्द रहेंगे ना, कोई व्यक्ति बोलता था, कभी मुख्यमंत्री किसी देश का, राज्य का बोलता था कि बड़े लोगों से गलतियां हो जाया करती हैं। इसी सब का है ना लाभ ये अपराधी गण लेते हैं कि जब इन लोगों के मुंह से ऐसा ऐसा बात निकलता है। ऐसा नहीं कि सिस्टम हम ऐसा सुधार करें कि हाँ, आपका पीसीआर सिस्टम क्या कर रहा था, पीसीआर सिस्टम को सुधारने की बात करते ना कि हाँ हम कैसे इसको, जो लोग इसमें जुड़े हुए थे, जिनके पास कॉल गया, सबको बर्खास्त करो जीवन भर के लिए, उनकी नौकरी एकदम समाप्त कर दो, जो पैसे लिए उनसे लो उससे। तब समझ में आएगा कि नजीर पेश होगा। तो इस प्रकार के पीसीआर पर कभी भी कॉल जाएगा रात को। एक पटना का घटना हाल ही में है, कल निर्लज पुलिस प्रशासन ये बोलती है कि रात हो गई है, ठंड हो गई है, आप जाओ, सुबह हम देखते हैं मामले। सुबह में लड़की के साथ बलात्कार होता है, सामूहिक बलात्कार हो जाता है और उसकी हत्या कर दी जाती है। सोच के देखिएगा प्रशासन कैसे कैसे, आपको पैसे क्यों दिया जाता है, मानता है आपके भी रात को जीने का, आपको भी चीजों को। अब लड़की के मामले में आप सजग नहीं होंगे तो कब होंगे। अब यही नेता रात को आ जाए, को प्रधानमंत्री आ जाए, राष्ट्रपति आ जाए और प्रधानमंत्री आ जाए, क्या कहते सीएम आ जाए, या कोई नेता बड़ा सेलिब्रिटी आ जाए, उसके पीछे पीछे आप लोग दौड़िएगा बिना कुछ एक्सक्यूज दिए हुए, और जबकि पैसा आम जनता दे रहा है। तो अपने कार्य कर्तव्य के प्रति दोगली नीति नहीं लाइए, नहीं तो सिस्टम बहुत चीजें बदलने को तैयार है। समझिएगा, पहले वाली स्थिति नहीं है। और मैं कभी कभी इन सब मुद्दों पर उग्र होकर बात करता हूँ। मैं जब इस सब चीजों को सुनता हूँ, समझता हूँ, बस इतना ही समझता हूँ कि इनको बनाया कैसे गया है, कि ये नहीं पता कि इस सब मुद्दे के संदर्भ में अगर हमने गलती हमारे तरफ से होगी तो कम से कम चुप तो रहे। अब किस्मत का रोना रो रहे हैं, बोल रहे हैं कि किस्मत से चीजों, और आपको यह हैदराबाद का मामला हो, निर्भया कांड का मामला हो, या तो पटना पुलिस के हाल ही के घटना हो, या किसी स्टेट का आप दुमका का मामला देख ले, सभी जगह इस प्रकार के अक्षमता आपको नजर आएगी। कब तक कोई बर्दाश्त करेगा, कब तक इस सिस्टम में चीजें होंगी। आपके बहू बेटियों के साथ होगा तो चीजें समझ में आएगी। याद है पीएम के किसी रिश्तेदार का पर्स खो गया था, तो आपको चीजें तुरंत, पूरा सिस्टम में आपको तुरंत मिलेगा। क्यों? पीएम स्पेशल चीज है। हाँ, पद उनका स्पेशल है, व्यक्ति स्पेशल तो नहीं है ना। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इनको समझने की जरूरत है। आपकी सतर्कता, आपके पास देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर, आपके पास कमी नहीं है, आपके पास संसाधनों की कमी नहीं है, आपके पास कार्यकरण के प्रति दोहरी नीति होती है, इसलिए समस्या होती है। जितनी आप प्रिविलेज प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या किसी अन्य व्यक्ति को देते हैं, उतने प्रिविलेज आम जनता को देने का प्रयास कीजिए, तो जाके आपके प्रति लोगों में विश्वास जगेगा। नहीं तो हर कितना भी अच्छा बेहतर काम कीजिए ना, अब इस संदर्भ में मेरे जैसा व्यक्ति जब आपके प्रति उग्र बोल सकता है, तो सोचिए अनपढ़ व्यक्ति क्या बोलेगा। तो सोच के देखिए प्रशासन हमारा डीमेरिट्स, डी पॉइंट्स कहाँ लेकर जाता है। तो इसे केस स्टडी के तौर पर समझिएगा। हालांकि एग्जाम में इसे नहीं लिखना इस प्रकार से शब्दों का, इसके इन चीजों को लिखना है कि प्रशासनिक अक्षमता का कारण यही होता है, इस प्रकार के बयानबाजी देखे जाते हैं। दूसरा, इच्छा शक्तियों की कमी होती है। तीसरा पॉइंट देना है कि त्वरित जो कार्य गतिविधि उसको करने में लोग पीछे हट जाते हैं। उसके बाद नज़ीर जो पेश करने वाले जो सजाएं हैं वो कहीं ना कहीं कमजोर है। हम अभी तक निर्भया कांड वाले व्यक्तियों के संदर्भ में चीजें कहाँ कहाँ ले गए, हैदराबाद वाले के संदर्भ समझ सकते हैं। तो इस प्रकार घटनाएं निरंतर होती है, नहीं तो दरिंदगी तो ऐसे ही होगी ना। तो सोच के देखिएगा ये सब चीजें, आपके और आपके व्यक्ति विशेष, कभी भी आप पद पर जाइए, कम से कम मेरे स्टूडेंट हो आप लोग, तो एक काम जरूर शपथ लीजिएगा। मेरी इच्छा भी ऐसे ही है, पद के प्रति जवाबदेह जरूर रहिएगा। पद के प्रति, जो भी पद आपको मिले, किसी भी पद पर आप बैठते हैं
जवाबदेह रहिए, कुछ नहीं कीजिएगा, कम से कम यह जवाबदेह जरूर रहिएगा कि आपकी जो शक्ति गई है उसका प्रयोग आप उन लोगों के लिए कीजिए जो जो दुखित है, कुचलित है या तो शोषित लोग हैं, उनके लिए कीजिएगा। बड़े लोगों को तो करना ही पड़ेगा क्योंकि सिस्टम का पार्ट है, पर सजगता के साथ उनके साथ भी कीजिएगा। कभी भी आपके दरवाजे से, आपके ऑफिस के दरवाजे से उनको निराशा होकर ना जाना पड़े कि मेरे साथ सिस्टम ऐसा करके गया है। नहीं तो मैं बताऊं, सिस्टम का मारा है ना पूरा देश की साख को खराब कर सकता है, सोच के देखिएगा। इसलिए सभी चीजें आपको देखने की और यहाँ पर हर व्यक्ति विशेष का योगदान होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। इधर उधर की बात मैं कर दिया हूँ, कोई बात नहीं, होता है कभी कभी। देखिए अब देश में बनेंगे टेक्निकल टेक्सटाइल कारोबार के लिए नीतियां बन रही है। जल्द ही हम इस पर कुछ अपडेट देखेंगे। 2024 तक टेक्सटाइल टेक्निकल टेक्सटाइल कारोबार है 20.5 से 40 अरब तक ले जाने का। और टेक्निकल जो टेक्सटाइल होता है जो हम सेना में यूज करते हैं ना, या इस प्रकार से टेक्निकल वस्त्र होता है उसको हम कहते हैं। उसमें बहुत सा पार्ट आ जाता है। देखिए यहाँ दिया हुआ है नाम, आप लोग देख सकते हैं, सभी का नाम यहाँ दिया हुआ है, हेलमेट है, सीट बेल्ट है, इस प्रकार। अभी इसका सबसे ज्यादा उत्पादन कौन कर रहा है? अमेरिका कर रहा है, ताइवान कर रहा है, जापान कर रहा है। टेक्निकल फाइबर आपको इस प्रकार की मशीनरी का उपयोग, तो यहाँ पर चीजें आप समझिएगा। अब भारत भी इसमें उतर चुका है और जल्द ही हम इस पर कुछ नए अपडेट देखेंगे। तो याद रखिएगा, इसको याद रखना है, इन सब चीजों को, क्योंकि जब हम सियाचिन की बात करते हैं या अरुणाचल प्रदेश इस प्रकार के बॉर्डरों की बात करते हैं तो वहाँ टेक्निकल टेक्सटाइल की मांग बढ़ जाती है। अर्थात सैनिकों में जो आर्म्स फोर्स के उपयोगिता है, फाइबर प्रिक है या बच्चे वयस्क के लिए डायपर्स, ये सब जो चीज़ें होती है, इंडस्ट्रियल इस प्रकार एयर बैग है, कार बैग है, हेलमेट है, सीट बेल्ट है, इस प्रकार के जो फैब्रिक है इसका उपयोग करने के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। अब रक्षा अनुसंधान जो पोशाक है, बर्फीले पोशाक है, उसके संदर्भ में मांगे बढ़ जाती है। तो हम लोग ये सब अपडेट करेंगे। चलिए, हिंद प्रशांत क्षेत्र में नौसेनाओं के बीच सहयोग प्रगाढ़ करेगा भारत फ्रांस, इसके लिए चर्चाएं चल रही है। तो जल्द ही कुछ अपडेट और आएगा। तो उससे पहले जो आने वाला है हम लोग उस पर बात करेंगे, उससे पहले कुछ क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। पहला कि भारत फ्रांस के बीच सैन्य अभियान कौन कौन होता है? सेना के बीच, वायु सेना के बीच, जल सेना के बीच, तीनों सेना के बाद कौन कौन सा अभियान होता है, अभ्यास किया जाता है? एक तो ये प्रश्न। दूसरा प्रश्न, भारत और फ्रांस के बीच कौन सा समझौता कार्य कर रहा है? राजनीतिक समझौता और कूटनीतिक समझौता जो होता है ना, तो कौन कौन सा समझौता काम कर रहा है? चलिए ये सब चीजें याद रखिएगा और चीजों को कवर कीजिएगा। अब जब इस पर अपडेट होगा तो हम लोग बात करेंगे। देखिए G20 सम्मेलन डिजिटल हेल्थ की बारे उपलब्धि की प्रतिष्ठा की बात करेगा। अर्थात जो भी डिजिटल हेल्थ हम लोग उपयोग किए, मैं आपको बताया था ना कोविड के दौरान जो चीजें बदली थी उसका विश्व सराहना किया था। संजीवनी ऐप की चर्चा की जा रही है। ई संजीवनी ऐप जो भारत सरकार की थी, जहाँ पर टारगेटेड लोगों को टीकाकरण का अभियान चलाया गया था। ये सब चीजें आप लोग को याद रखनी है, कवर करनी है, ठीक ना? क्योंकि आपको ये तब तक याद रखना है जब तक इसकी उपयोगिता हम लोग अंतिम बूंद तक न कर ले। क्योंकि देखिए मैं आपको पहले ही बता, G20 के बाद भारत के साख में बहुत वृद्धि होने वाली, पॉजिटिव वृद्धि होने वाली है, ध्यान रखिएगा। इसका जहां भी उपयोगी पार्ट होगा, इसलिए भारत, आप लोग को लगता है लगातार इतना अभियान क्यों चला रहा है, इतना सम्मेलन क्यों कर रहा है? वो हर बूंद का उपयोग करना चाहता है G20 सम्मेलन के दौरान, क्योंकि विश्व मीडिया यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर सभी लोग आए हुए, सभी राष्ट्र के प्रतिनिधि आएंगे, विश्व राष्ट्रों के जो जो योगदान रखते हैं। तो आप लोग इस सब चीज़ों को समझने की ज़रूरत है कि इसका उपयोग हम लोग कैसे करेंगे। इसी में आपको डिजिटल हेल्थ सम्मेलन जो 17 से 19 अप्रैल को होने वाला G20 के 3 दिवसीय सम्मेलन जो डिजिटल हेल्थ पर होगा, वो आपको यहाँ पर उपलब्धियाँ गिनाई जाएगी। भारत किस रूप से इस प्लेटफॉर्म का उपयोग किया था कोरोना शुरू होने से। टेली मेडिसिन प्लेटफॉर्म ई सृजनी का, जहाँ पर 8 लगभग 9 करोड़ लोगों को दिया गया, क्या दिया है? चिकित्सा परामर्श दिया गया। इस तरह इन संजीवनी, और ये चिकित्सा परामर्श जो इन संजीवनी पर दिया जा रहा है वो कैसे उपयोगी हो सकता है उस दुर्गामी या गरीब राष्ट्रों के लिए जहाँ पर इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है। तो ये सब चीजें आप लोगों को ध्यान ध्यान देने की जरूरत होगी। पहले डॉक्टर से हम लोग को उसके ऑफिस में जाकर अपॉइंटमेंट लेकर उससे इलाज कराओ। अब है कि हम एक ऐप के माध्यम से ना
डॉक्टर से राय ले सकते हैं और ज़रूरत पड़ेगी तब जाके हम लोग डॉक्टर से मिलेंगे या इस प्रकार गंभीर बीमारियों के संदर्भ में उनके पास जाएँगे। छोटी-मोटी जैसी बीमारियाँ होती है, जो फर्स्ट एड से हम लोग ठीक हो जाते हैं, डॉक्टरी सलाह से, तो ये सब प्राप्त करने के लिए एक नया नवाचार आया है, इसके बाद संजीवनी ऐप के बाद। ये सब चीज़ें हम लोग को ध्यान में रखना है, इसका उपयोग भारत करेगा और इस प्लेटफ़ॉर्म का बेहतर तरीके से भारत उपयोग करने के लिए तैयार भी है। ये सब चीज़ें आप लोगों को याद रखना है, उपयोगी अगर G20 सम्मेलन का उपयोगिता पूछेगा ना, तो आपको ये सब एग्ज़ाम्पल के तौर पर पुट करना है। जैसे जल संसाधन के लिए बात किया, अब इन हेल्थ केयर के लिए बात किया है, पर्यटन के लिए बात कर रहा है किया, हाल ही में सम्मेलन हो चुका है। ऐसे बहुत से आपको आयाम देखने को मिलेंगे, एक टॉपिक हर बार मिलता है, तो ये सब चीज़ों को कवर करते चलना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, अब ज़्यादा नहीं रह गया है, तो अब एनालिसिस होगा किस पर होगा देखिए यहाँ पर। फिर देखिए निजी और सरकारी क्षेत्रों में अवसर की बात की जा रही है। देखिए अब वैश्विक स्तर पर रोज़गारों के संदर्भ में तो यहाँ पर देखिए 2023 का पूंजीगत निवेश को बढ़ावा देने के लिए बात की जा रही है, जिसमें आपको संख्या बढ़ी जाएगी। 5G विस्तार के कारण सबसे अधिक नौकरियों की संभावना इन क्षेत्रों में 60 लाख रोज़गार, तो रोज़गार के संदर्भ में कुछ बातें की जाएगी ना, इसका एग्ज़ाम्पल आप लोग यूज़ कीजिएगा। कहीं भी आप लोग डाटा इसका यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप किसी रोज़गार जब से प्रश्न पूछे तो बेरोज़गारी में भी आपको कुछ पॉज़िटिव अगर देना हो, ये सब चीज़ें आप लोग दे सकते हैं। नियोक्ता में भारत में इस वर्ष नियुक्ति लगभग 77.0% सकारात्मक रूप दिखा। रेलवे में हिस्सेदारी 40% दिखा। गृह विभाग में 3.5% दिखा। इस प्रकार से स्टार्टअप में भी ऐसे सुधार की बात की गई है। लगभग 450 स्टार्टअप कृषि क्षेत्र में आए हैं कोरोना काल के बाद। उसके टेक्नोलॉजिकल ये सब चीज़ें आप लोगों को ना याद रखना है। इन सब चीज़ों को आप यूज़ कीजिएगा, ठीक ना? ताकि आप बेहतर तरीके से अब चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। हुँ। देखिए अब क्या हुआ, बहुत कुछ अच्छा भी हो रहा है विश्व में। हम लोग नेगेटिव बात तो लगातार किए कि कोरोना काल हुआ, कोरोना विस्तार, कोरोना काल हुआ, कोरोना में फिर उसके बाद रूस-यूक्रेन मामला हुआ, उसके बीच बहुत सी चीज़ें हुई। इसी से संदर्भित कुछ चीज़ें हुई है, कुछ नवाचार डेवलपमेंट हुई, तो उसकी चर्चा आज के लेख में मिलता है, जिसमें चर्चा क्या-क्या किया गया है, उसको हम लोग देखेंगे। जिसमें देखिए बात की गई है आपदाओं में, जैसे जानकारी इसके संदर्भ में बात की गई, महामारी में हम लोग किस प्रकार से काम किए, एक साथ मिलकर काम किए, उसकी रूपरेखा तैयार की गई, उनकी उनके संदर्भ में बातें की गई है। साथ ही साथ भारत दुनिया के भर में सौर ऊर्जा क्षमता 3 गुना वृद्धि हुई होने की उम्मीद है, अगले 5 वर्ष में दुनिया की। तो ये सब चीज़ें पॉज़िटिव है, इम्पैक्ट है जो हम दुनिया में बिजली प्रमुख स्रोत के रूप में कोयले का आगे निकल जाएँगे और कोयला से कितना पर्यावरण प्रदूषण होता है, आप तो सभी जानते हैं। तो इन सब चीज़ों को समझना है और देखना है, ठीक ना? चलिए इसी तरीके से आप लोग को उम्दा गुणवत्ता वाले बैटरियों का निर्माण किया जा रहा है। अभी हाल ही में आप लोग सुने होंगे ना, इसके बारे में चर्चा किया गया था दैनिक न्यूज़ एनालिसिस में। ग्रीन हाइड्रोजन प्लस, उससे पहले एक बैटरी जो फैक्ट्री बैठाई गई है, तो उसके संदर्भ में चर्चा की गई। तो ये सब चीज़ें आप लोग देखिएगा। 2022 में ऊर्जा स्रोत में परमाणु संलग्न न्यूक्लियर फ्यूज़न एक मील का पत्थर साबित हुआ। तो ये सब चीज़ें की गई हैं जो पॉज़िटिव नवाचार को लेकर आता है, अर्थात अच्छे सुखद चीज़ों को कवर कराता है। तो ये सब चीज़ें हम लोग को याद रखनी चाहिए। जलवायु परिवर्तन दुनिया की आपको ये सब चीज़ें कवर कर रहा है, तो इसको याद रखना है। जो भी आपको हुआ है उसको, पॉज़िटिव बातें हुई उसको भी याद रखना, नेगेटिव तो बातें हुई है, पॉज़िटिव याद भी रखना है। तो इस आलेख को आप लोग देखिएगा, विशेष कुछ नहीं है, बस उसको अलग रूप से ये इनके द्वारा दिया गया है। देखिए, दूर होनी चाहिए इतिहास लेखन की विसंगतियाँ। इस पर मैंने पहले भी चर्चा किया, कुछ दिन पहले भी मैंने बताया था, इतिहास को इतिहास के नज़रिए से देखना चाहिए, ना कि जाति, धर्म और तुष्टीकरण के नज़रिए से देखना चाहिए। वामपंथी विचारधाराओं के हाथों में जब इतिहास चला गया, तो ये चीज़ें ऐसे बदली गई है। हमारे राष्ट्रवादी विचारधाराओं का जो लेखन शैली है, वो कहीं न कहीं कम रही है इन मामले में, तो इस प्रकार से चीज़ें देखने को मिली है। उसी में केंद्रीय मंत्री जो है घोषणा की 26 जनवरी से देश में सही इतिहास पढ़ाया जाएगा, जिसमें भारत के सम्यक इतिहास पे विशेष जोर दिया जाएगा। और मैं यहाँ किसी के इतिहास की कमी की बात नहीं की जा रही इनके द्वारा, या किसी प्रकार के इस तथ्यों को नहीं बताया जाए कि हाँ, किसी का इतिहास कम कम हो जाएगा, उसके आकलन कम कर दिया जाएगा। यहाँ पर सम्यक इतिहास की बात की जाएगी, जहाँ पर क्षेत्रीय आधार पर जो योग्यताएँ हुई थी, जिसकी योगदान किया गया था, उसकी बात की जाएगी प्रमुखता। जैसे असम के जो हाल ही में वॉरियर थे उनकी बात की गई, या बिहार में, लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में और राज्य क्षेत्रों आंध्र प्रदेश में जो
क्षेत्रीय जो वॉरियर थे, जो क्षेत्रीय आंदोलनकारी थे, उनके संदर्भ में बातें करने की बात करता है और साथ ही साथ एक समग्र इतिहास की कल्पना करता है। भारत की विशेषता भारत के विशेष लोगों से होनी चाहिए, न कि हम बाहर से जो लोग आए हैं उसके कुटाराघात नीतियों से होनी चाहिए। मैं स्पष्ट तौर पर ये बातें आज भी बोल रहा हूँ। जो लोग यहाँ पर रम गए, यहाँ पर रहने लगे, उनका इतिहास सहचर जीवन के साथ चलता आएगा। पर उनको भी, जो खासकर मुस्लिम वर्ग के लोगों को भी ये समझनी चाहिए, क्योंकि विरोध देखिए यहीं से शुरू होता है। और न्यूट्रल तौर पर समझा जाए ना, तो आपको भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए, भारतीय संसाधनों के साथ गर्व होना चाहिए, भारतीय कलाकृतियों के साथ गौरव होना चाहिए। जो घटना पूर्व में हो चुका उसको भूलिए कि आप कहीं से बाहर से आए हैं। आप अगर लिंक अभी ढूँढना चाहिएगा ना, तो नासुर आपके लिए बनेगा, ना कि समस्याएँ इसके साथ और भी समाधान होगा। आपका वंश अब भारतीयकरण के रूप में हो चुका है, भारतीय के तौर पर जाने जाते हैं और भारतीय पासपोर्ट पर किसी देश-विदेश में जाते हैं ना, तो समझिएगा इस चीज़ को। तो भारतीय संपदा, भारतीय संस्कृति के साथ आपका जुड़ाव होना बहुत ज़रूरी है। और देखिए बहुत से लोग हैं ऐसे, ऐसा नहीं कि बहुत से वर्ग ऐसा नहीं करते, खासकर उन लोगों में जो मुस्लिम, मुगल या तो दिल्ली सल्तनत को ज़ोर-शोर से बोलते हैं। ऐसा नहीं, कुछ लोगों में ऐसी घटनाएँ देखने को मिलती है जो इसके अलावा कुछ सोचना ही नहीं चाहते। जब मुगल का वंशज ये समझ रहा है कि भारतीय है ना, आप लोग जानते हैं ना, बंगाल में अभी उनका वंशज अभी भी है, मुगल वंश के जो अभी उत्तराधिकारी लोग रहते हैं, उनका मानना जब यह है, तो भाई जो इसके ठेकेदार लोग बैठे हैं उनको क्यों मानना नहीं है? सोच के देखिएगा। तो यहाँ पर चीज़ें समझिएगा कि हाल ही में उनके द्वारा आपको चीज़ों को अ, लाए बताया गया था आके सोशल मीडिया पर, तो सब चीज़ें देखिए, समझिए, आइडियोलॉजी को समझिए। जब मुगल का वंशज ये बोल रहा है कि हमारे संस्कृतियों का भारतीयकरण होना बहुत ज़रूरी है, बहुत गलत इतिहास बताया गया है, गलत इतिहासों को समझाया गया है। तो वो जब बोल रहे हैं, तो भाई जो ठेकेदार, धर्म के ठेकेदार जो बने बैठे रहते हैं, उनको बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि उनकी रोटियाँ सेकना बंद हो जाएगा ना। राजनीतिक हो या कोई भी संगठन हो, उसके संदर्भ में बात की जा रही है। बस यहाँ समझना एक एस्पिरेंट के तौर पर कि हमने इतिहास में क्या सीखा है। जैसे मैकाले के संदर्भ में बातें की जा रही है, जो मैकाले ने थोपा हम लोग पे इंग्लिश, जो इंग्लिश के संदर्भ में, या हमारे भारतीय इतिहास को लोग नहीं समझ रहे थे। शुरुआत में हम लोग को बोला गया था ना कि भारतीय क्षेत्र का जो संसाधन है, बौद्धिक संपदा है, वो यूरोप के किसी घर के रखे लाइब्रेरी के संख्या, जो लाइब्रेरी में जो बुक होगी उसकी क्वालिटी से भी कम है, गुणवत्ता से कम है भारत का संपूर्ण साहित्य और लेखन। ये किसी के द्वारा बोला गया था ना, उसका नाम आप लोग बताइए। तो मैंने इतिहास में शायद सर ने कवर किया था, मैं पहले भी इस पर शायद चर्चा किया हूँ, जिस दिन उस दिन बात कर रहा था, तो लास्ट दिन इस संदर्भ में। तो देखिए, हम चीज़ों को ना वैश्विक वसुधैव के रूप में नहीं देखते हैं कि वैश्विक रूप से सभी का योगदान कैसे है। विश्व के सभी देशों का अपना-अपना परस्पर योगदान है। पर कुछ खास लोग क्या करते हैं, खास वर्ग क्या करते हैं, हम ही संप्रभु हैं, हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं। ये कॉन्सेप्ट लेकर चलते हैं, तो जो सहयोग आपको मिलना चाहिए, वो नहीं मिलेगा। जैसे इसका एग्ज़ाम्पल मैं नासा से देता हूँ, आप समझ जाइएगा अभी। नासा में अधिक भारतीय और यूरोपीय, आपको एशियाई देश के लोग रहते हैं, नासा में है ना, और भी अफ्रीकी देश के लोग रहते हैं, जो नासा में कर्मचारी या वैज्ञानिक जो भी है। विश्व के लिए यह भेजता है मिशन, सबसे उन्नत मिशन भेज रहा है। तो सोच के देखिए, हम यहाँ कंट्रीब्यूशन नहीं करेंगे, अगर हम सोचेंगे हम केवल अमेरिकी रहेंगे, या तो जो हमारा कंटिनेंट है अमेरिकी कंटिनेंट, उनके लोग ही रहेंगे, तो क्या कभी नासा उन मानवीय आधारों पर मानवीय उन्नत टेक्निक को भेज पाएगा? सोच के देखिएगा। तो यहाँ पर चीज़ें समझने वाली बात है कि हम किस रूप से अपने आदर्शों को समझते हैं, जहाँ पर हमारा इतिहास कहीं न कहीं उन्नत रहा है यूरोपीय कंट्री से। बस उसे समझा नहीं। यहाँ पर कुछ उदाहरणों को आप देखिएगा, यहाँ पर बातें की गई जेम्स मिल की, स्टीफन की, जॉन ब्राइट की, जॉन स्ट्रेची जैसे औपनिवेशिक सोच इतिहासकार ने पश्चिमी नज़रिए से भारतीय इतिहास को प्रस्तुत किया। इसमें क्या कहा गया? भारत एक श्रेष्ठ इतिहास को खंडित करने का प्रयास किया गया है। इनकी स्वामी विवेकानंद के छद्म वेशी ऐतिहासिक प्रचार कहा कहा था, स्वामी विवेकानंद के द्वारा कि इस प्रकार के जो विचारधारा है, जो केवल औपनिवेशिक सोच को डेवलप किए हुए हैं। उसी तरीके से आप देखिएगा, ब्रिटिश शासन ने स्वीकार किया रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा, स्वयं व्यक्ति ही
देखिए यहाँ पर ना श्वेत व्यक्ति जो रूड यार्ड किपलिंग है, उनके द्वारा श्वेत व्यक्ति का भार सिद्धांत यह कहता है कि गोरे लोगों को दैवीय जिम्मेदारी के रूप में काले, असभ्य और बर्बर लोगों को आधुनिक सभ्यता से परिचित कराना। पर इनको नहीं पता, जब आप चड्डी पहन रहे थे ना, उस समय हमारा इतिहास सर्जरी कर रहा था। उससे पहले भी आप जब चड्डी पहनना सीख रहे थे ना कप सभ्यताओं में, उस समय हम लोग सर्जरी के जो महीन तकनीक आज जो दिया जाता उसको हम लोग कर रहे थे। तो सोच के देखिए, हमारा पहला सिजेरियन जो शासक हुआ करता था बिम्बिसार, वो पहला सिजेरियन के तहत, और हम सिजेरियन वर्ल्ड में कब आया सोच के देखिएगा। जो जो ऑपरेशन होता है बच्चे जन्म के समय, सिजेरियन ऑपरेशन होता है ना, उसके संदर्भ में बातें मैं कर रहा हूँ। तो सोच के देखिए, और वो लोग बोलते हैं कि हम गोरे लोग हैं और बाकी जो विश्व के लोग हैं काले लोग हैं, और उसको हम लोग शिक्षित करेंगे। सोच के देखिएगा, आप अपने लोगों को ही किस प्रकार से प्रताड़ित किए थे, गैलीलियो को, न्यूटन को, या तो फिर भी अरस्तु को, जितने भी दार्शनिक विचारक रहे हैं, जो आपके ईसाई मशीनरियों के विपरीत विचारधारा को लाते थे, आपने क्या उनके साथ किया था, आप लोग स्वयं देखिएगा तो स्पष्ट हो जाएगा। और हमारे इतिहास संदर्भों को आप क्या करते हैं, ये सब चीज़ें, और इसी का आपको है ना, वर्तमान भारतीय लोग हैं ना, कुछ लोग भारतीय ऐसे हैं जो को भारतीय इतिहास पर गर्व न होकर उनका, अब क्या बोलता है कोई नेता, ऐसा बोलता है कि भारतीय एक रामचरित्र क्या था, मैं राम हूँ, और जो गीता है वो क्या है, जिहाद सिखाता है। उसकी प्रासंगिकता को समझता नहीं है, बाकी चीजें कर, और जिहाद का मतलब उनको नहीं पता होगा, जिहाद का मूल मंत्र क्या है। आप लोग बताइएगा तो कमेंट सेक्शन में, जिहाद का मूल मंत्र क्या है, जिहाद को किस संदर्भ में शुरुआत में देखा गया। वर्तमान की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जिहाद को किस मूल रूप से देखा और समझा जाता था इस्लाम के ओरिजिन होते हुए। शब्दों का तो प्रयोग कर देते हैं पर शब्दों का अर्थ को नहीं समझते, यही समस्या हो जाता है। अब देखिए हम लोग क्या कर रहे थे, भारत महाभारत में क्लोनिंग, टेस्ट ट्यूब बेबी और सरगेट मदर जैसी अवधारणा का मिलता है ना महाभारत में, क्लोनिंग का, आपको टेस्ट, या तो हम लोग इस प्रकार के इंडिविजुअल को, आपकी, आप देखते होंगे महाभारत का जो जो वक्ता था, जो महाभारत की घटनाओं को सुना रहा था राजा को, तो वो क्या कर रहा था, इन जो आप अभी हम लोग देखते हैं टेलीग्राफ देखते हैं ना, हम एक जगह से दूसरे जगह चीजों को देख लेते हैं, टीवी में देखते हैं, वीडियो में देखते हैं, क्या कर रहा, महाभारत में चीजें समझा रहा था ना, कि युद्ध कहाँ हो रहा है, राजा कहाँ बैठा हुआ, उसको कोई व्यक्ति उसको सुना रहा है, समझा रहा है, और दृश्य दिखा रहा है, क्या हो रहा था, ये टेक्निक आपके पास था। ये चीजें समझिए, और ये मन घड़त चीजें नहीं होती है। टेस्ट टीवी, क्लोनिंग, आप ये सब कॉन्सेप्ट आप देखते होंगे, साथ में सरगेटो मदर की बात की गई थी, उसमें हुई तो कॉन्सेप्ट हुआ था। अब सोच के देखिए कि अर्जुन, अभिमन्यु जो किरदार थे, अभिमन्यु जो थे, वो अपने माँ के गर्भ में युद्ध की नीति सीखे थे। जब युद्ध में गए तो चक्रव्यूह तोड़ने में वो सारे चीजों को किए, लोग देख के अचंभित, तो सीखा कब ये, तो सोच के देखिएगा। अब ये सब चीजें टेक्निक था हमारे यहाँ, तो चीजें आप उसको सवालिया निशान लगाएंगे। इसी तरह आर्यभट्ट क्या किया था, परिधिमान परिधि व्यास के एकदम सटीक आकलन किया था। और आर्यभट्ट कब के हैं, कपिल साख ने क्या किया, दर्शन का जो दिया था, आज हम लोग योग और फलना ढकाना सारा चीज कर रहे हैं। तो चीजें समझिएगा यहाँ पर क्या चीजें बात की गई। इसी तरह पूरी दुनिया में गणना सिखाया, कौन सिखाया, भास्कराचार्य ने सिखाया सिद्धांत शिरोमणि में, कि हम दुनिया का आकलन, ग्रहों के बीच आकलन कैसे करेंगे, गणित का आधुनिक सिद्धांत दिया। तो फिर बौधायन और मानव के सूत्र गणित में महान योगदान देखने को मिलता है। सौर मंडल संबंधी जानकारी दी जाती है। जीवक, सुश्रुत, नागार्जुन, भाव मिश्र योगदान अतुलनीय है। अरबों ने भाषाई, गणित, ज्योतिषीय और विज्ञान सीखा, और उसके माध्यम से पश्चिमी तक गया। आए थे ना अरब हमारे देश में, यहाँ के लोग, इन्होंने उदाहरण इनका अनुवाद किया था, अनुवाद करने के बाद यूरोप में जाता, यूरोप से अरब में जाता, अरब से यूरोप में जाता, यूरोप से फिर भारत में आके अब बोलते हैं कि गोरे लोगों को यह शक्ति प्राप्त है कि हम इन काले लोगों को, एशियाई लोगों को क्या करेंगे, सिखाएंगे। अरे जब मैं तो इसीलिए मेरे चड्डी जब तुम पन्ना सीखे थे ना, इंडिया उसमें बहुत सी चीजें कर चुका था। हाँ बस यहाँ पर हम लोग चीजों को लेकर सजग नहीं रहते। हमारे यहाँ बहुत लोग थे ना, क्या उसको बोलते हैं, रायचंद लोग थे, रायचंद्र थे, और उसको जो एक दूसरे का विरोध करते, किस क्या कहते हैं उसको, शाब्दिक अर्थ क्या बोलते हैं। तो ये सब चीजें थी जो हमने हमारे इतिहास, अभी भी बहुत से वामपंथी ऐसे लेखक हैं जो हमारे इतिहास को नहीं समझना चाहते हैं।
हम यहाँ तक नहीं समझ सकते हैं कि हमारी वास्तविक मूल्य क्या है, इसको समझिएगा। जब तक हम अपने इतिहास को, वो कोई भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अगर आप भारत में रह रहे तो भारतीय इतिहास को समझिए, उसके मर्म को समझिए। आप बहुत से टीचर को ऐसे देखेंगे और आपको देखने को मिलेगा। एक मैं वीडियो हमेशा उनका देखता हूँ, कभी कभी इन सब चीज़ों को आपको याद रखना चाहिए। कुछ मुस्लिम स्कॉलर ऐसे हैं ना, जो वास्तविक रूप से गीता को और वास्तविक रूप से कुरान को समझ रहे हैं। तो जब दोनों के बीच व्यवहार में बातें लाएंगे, उनके बीच में देखिए कितना उन्नत विचारधारा डेवलप होगा। ये चीजें समझने की जरूरत है। हम केवल इसलिए बटे हुए कि वोट की राजनीति ने हमें क्या किया है, हमारे विचार को बदल दिया है, हमारे व्यवहार को बदल दिया है और हमारे आचरण को बदल दिया है, समझिएगा। और जब तक ये सब चीजें नहीं समाप्त होंगे, हम लोग उन्नत नहीं होंगे। इसी लेख की चर्चा ये करता है, इसको समझने की जरूरत है। और देखिए माइक्रोसॉफ्ट के जो चेयरपर्सन है, मुख्य कार्यकारी, अभी भारत में आए हैं और प्रधानमंत्री से मिले और डिजिटल जो हमारा कॉन्सेप्ट चल रहा है उसकी प्रशंसा की है, कुछ बातें इनके द्वारा की गई है। तो इसको हम लोग याद रखेंगे। क्यों कि सकल घरेलू उत्पाद में तकनीक का खर्च अनुपात देखें तो भारत दुनिया शीर्ष 10 देशों में शामिल है। इसकी बात आपको मंडेला के द्वारा, क्या नाम है इनका, मंडेला ही नाम है ना, मैं भी कभी कभी सत्या मंडेला नाम इनका है जी। चलिए, तो इनके द्वारा किया गया और यह आने वाले समय में माइक्रोसॉफ्ट और कुछ योजनाओं को लेकर आएगा, तो ध्यान रखिएगा। अगर प्रधानमंत्री से कोई व्यक्ति मिला है तो कुछ बातें अदृश्य रूप से की गई होंगी ना, वो जल्द से जल्द आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, पेपर में देखने को मिल जाएगा नए न्यूज के साथ। तो हम लोग वेट करेंगे। चलिए, आज के न्यूज एनालिसिस में इतना ही। और एक चीज और मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ। आप लोग जब हम लोग से गलतियां हो जाती है तो हम लोग को टॉर्चर करते हैं ना, आज मैं आप लोग को दिखाता हूँ। कल देखिए, ये पेपर में कल के न्यूज में था ना, देखिए हु बहु चीजें छाप दिया दैनिक जागरण। तो पेपर लोग भी गलती करता है ऐसे ही, तो क्या करते हैं, तो आप लोग क्या करते हैं, बर्दाश्त करते हैं ना, पढ़ते हैं फिर से। जिसको कल जिनका छूट गया तो आज देख लीजिएगा और थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए। पेपर से जानबूझ के गलती नहीं हुई है, जानबूझ के गलती नहीं किया, अनजाने में ये हो गया होगा, को कुछ और देना चाहता होगा या मटेरियल ही नहीं मिला होगा, तो चलो इस सेक्शन को खाली क्यों रखे, फिर आज दे दो, पढ़ लेगा बच्चा लोग। तो आप लोग भी ऐसे कीजिएगा, कभी पीडीएफ लेट से जाए तो कोऑपरेट कीजिएगा। तो धन्यवाद, जय हिंद। फिर कल मिलते हैं एक नए वीडियो एनालिसिस के साथ। धन्यवाद।